एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काकोशी का एक मेंबर टेंगेन तांजीरो और उनकी टीम की हेल्प करने के लिए जाता है। उसके बाद हमें मास्टर कगाया दिखाई देते हैं जिनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। वो कहते हैं कि ऐसा कई सालों में पहली बार हुआ है कि कोई अपर रैंक का डीमन मारा गया है। हमारी किस्मत हमारा साथ दे रही है। इस बार हम मुजान कीबुत्सुजी को हराने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद अगले सीन में हमें मुजान का इनफाइनाइट कैसल दिखाया जाता है जहाँ पर आकाजा को बुलाया जाता है। उसके साथ ही हमें एक और नया डीमन दिखाई देता है जो एक बर्तन के अंदर बंद रहता है। वो आकाजा का स्वागत करता है। बाद में बताया जाता है कि ये डीमन अपर 5 डीमन ग्योको होता है। आकाजा को अभी तक विश्वास नहीं होता कि कोई अपर रैंक डीमन मारा गया है, जिसकी वजह से मुजान ने सभी अपर रैंक डीमन को यहाँ पर बुलाया है। वहाँ पर एक औरत डीमन भी होती है जो कि सितार बजा रही होती है। आकाजा उससे मुजान के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि मुजान को आने में थोड़ी देर होगी। आकाजा उससे फिर पूछता है अपर रैंक 1 डीमन कहाँ है, कह दो कि वो मारा जा चुका है। तभी एक और नए डीमन की एंट्री होती है। वो आकाजा के कान के पास आकर कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा? तुम्हें आजकल मेरी बहुत चिंता होने लगी है। हमें इस डीमन का नाम डोमा बताया जाता है जो कि अपर 2 रैंक डीमन होता है। डोमा आकाजा से बहुत ही दोस्ताने तरीके से बात करता है, जिस पर आकाजा को गुस्सा आ जाता है। वो एक पंच मारकर डोमा का मुंह तोड़ देता है, पर डोमा वापस से खुद को हील कर लेता है। सितार बजाने वाली औरत डीमन कहती है कि ये सब अपर रैंक 1 डीमन सुन रहा है। फिर हमें अपर रैंक 1 डीमन दिखाया जाता है। कोकुशिबे कहता है, मैं पूरे टाइम यही था। वो बताता है कि लॉर्ड मुजान यहाँ पर आ चुके हैं। अगले सीन में हमें मुजान दिखाई देता है जो कहता है, ग्यूटारो को डीमन सिलनेस ने मार दिया है, जिसकी वजह से अब अपर रैंक अधूरी हो गई है। ये सुनकर डोमा मुजान से माफी मांगता है और कहता है, ये सब मेरी ही गलती है। मैं ही ग्यूटारो को लेकर आया था। ये मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। मैं इसलिए आपको अपनी आई वॉल्स भेंट में देना चाहता हूँ। मुजान गुस्से में आकर कहता है, मुझे तुम्हारी गंदी आंखें नहीं चाहिए। मुझे पहले से ही पता था कि ग्यूटारो मारा जाएगा। मुझे तुम लोग से अब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रह गई। तुम लोग मेरा कोई भी काम पूरा नहीं करते हो। तुम्हें ओवियाशी की फैमिली को मारने का काम दिया गया था, वो तक तुम पे नहीं हुआ। और ब्लू स्पाइडर लिली का क्या? हाँ, तुम 100 सालों से अब तक उसे नहीं ढूंढ पाए। तुम लोग मेरे लिए किसी भी काम के नहीं हो। ये सुनकर सभी डीमन मुजान से माफी मांगते हैं। ग्योको मुजान से कहता है, मेरे पास आपके लिए कुछ जानकारी है जिससे आप अपने मकसद के और पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अगले सीन में मुजान के हाथ में ग्योको का सर होता है। ग्योको कहता है कि ये तो मेरा सौभाग्य है जो लॉर्ड मुजान ने खुद मेरा सर अपने हाथ से पकड़ा हुआ है। मुजान कहता है, ऐसा 113 साल में पहली बार हुआ है जब कोई अपर रैंक डीमन मारा गया है। मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम लोग मुझे जो जानकारी देते हो तुम उसके जांच भी नहीं करते हो। अब तुम लोग इन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दो। मुजान ग्योको से कहता है, तुम हान टेंगू के साथ जाओ। उसके साथ जाकर अपनी जानकारी की पुष्टि करो। हान टेंगू अपर रैंक 4 डीमन होता है। ऐसा बोलकर मुजान वहां से चला जाता है। उसके बाद सभी डीमंस आपस में बात करने लगते हैं। डोमा ग्योको से पूछता है, तुम्हारे पास किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है? क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? आकाजा इस बात पर गुस्सा हो जाता है और वो पीछे से आकर डोमा का आधा सर काट देता है और कहता है कि क्या लॉर्ड मुजान ने तुम्हें कोई ऑर्डर दिया था? तभी वहाँ पर अपर रैंक 1 डीमन कोकुशिबो आ जाता है जो आकाजा का हाथ काट देता है, जिसको देखकर आकाजा बहुत ही घबरा जाता है। कोकुशिबो आकाजा से कहता है, तुम हर बार कुछ ज्यादा ही कर देते हो। तुम्हें अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डोमा कोकुशिबो से कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो ये सब चीजें एंजॉय कर रहा था। कोकुशिबो आकाजा से कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा अच्छे हो तो तुम्हें अपनी रैंक बढ़ाने के लिए लड़ाई करनी चाहिए। डोमा कोकुशिबो से कहता है, मैं आकाजा के बाद में आया हूँ। उसके बाद भी आकाजा रैंक 3 पर है। आकाजा हम दोनों को कभी भी नहीं हरा सकता। ये सुनकर आकाजा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कोकुशिबो से कहता है, मैं एक दिन तुम्हें भी मार दूंगा। जिस पर कोकुशिबो कहता है, ऐसा है क्या? देखेंगे। उसके बाद कोकुशिबो वहां से चला जाता है और थोड़ी ही देर में बाकी डीमंस भी वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक इंसान जो कि हानाफूड़ा इयररिंग्स पहना हुआ होता है, वो तांजीरो जैसा दिखने वाले इंसान के पास बैठा होता है। यह इंसान तांजीरो का कोई पूर्वज होता है। हमें बताया जाता है कि दूसरा इंसान योरोशी सुगुकिनी होता है।
ये वही इंसान है जिसको देखकर मुजान बहुत ज्यादा डर गया था। तांजीरो के पूर्वज योरुची को उन्हें डीमन से बचाने के लिए शुक्रिया कहते हैं, जिस पर योरुची कहता है कि हो सकता है तुम मुझे महान समझते हो, मैं अपनी जिंदगी में किसी को भी नहीं बचा पाया जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, मैंने जीवन में बस निराशा ही देखी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो ये सब सपने में देख रहा होता है, जिसके बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसके आंसू बहने लगते हैं। तांजीरो के पास कनाओ खड़ी होती है, वो तांजीरो से कहती है तुम लड़ाई के बाद 2 महीने तक कोमा में रहे थे। तभी हमें एक काकुशी दिखाया जाता है जिसका नाम गोटो होता है। वो तांजीरो के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है और वो मन ही मन सोचता है कि वो तांजीरो और बाकी सभी से कैसे मिला। जैसे ही गोटो तांजीरो के पास पहुंचता है, तांजीरो उसे देखकर शुक्रिया कहता है। गोटो अचानक से तांजीरो को होश में देखकर घबरा जाता है और चौंक जाता है। वो कनाओ पर चिल्लाने लगता है। गोटो कहता है कि तांजीरो होश में आ गया है, ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया। उसके बाद गोटो चिल्लाकर सभी लोगों को तांजीरो के पास बुलाने लगता है। जब सभी लोग तांजीरो के पास आ जाते हैं तो तांजीरो उनसे जेनित्सु, इनोसुके और टेंगेन के बारे में पूछता है। वो लोग बताते हैं कि जेनित्सु को एक मिशन पर भेज दिया गया है जहां पर वो बहुत ज्यादा डरा होता है। वो लोग बताते हैं कि टेंगेन भी अभी सही सलामत है। तांजीरो उनसे इनोसुके के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो लोग थोड़ा दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इनोसुके की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तांजीरो ऊपर छत की तरफ देखकर कहता है मुझे शायद चक्कर आ रहे हैं। मुझे छत पर इनोसुके दिखाई दे रहा है। सभी लोग ऊपर की तरफ देखते हैं और इनोसुके को छत से लटका हुआ देखकर डर जाते हैं। मैं तुमसे पहले उठ गया था, मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ और तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। सभी लोग इनोसुके पर चिल्लाने लगते हैं। हम देखते हैं कि तांजीरो वापस से सो जाता है। कनाओ ये देखकर बाकी सब पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तांजीरो सो रहा है, उसे शांति से सोने दो। आगे हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो की तबीयत पहले से थोड़ी ठीक हो चुकी है। इनोसुके भी अपने अगले मिशन के लिए जा चुका होता है। हमें जेनित्सु दिखाया जाता है जो कि हमेशा की तरह अपने मिशन पर जाने के लिए डर रहा होता है। तांजीरो भी अपनी ट्रेनिंग वापस से शुरू कर देता है। तांजीरो उसकी देखभाल कर रही नर्स से पूछती है कि मेरी तलवार का क्या हुआ, वो कब तक आएगी। वो लड़कियां उसे तांजीरो की तलवार बनाने वाले हागे नेजुको का एक लेटर दिखाती हैं, जिसमें हागे नेजुका तलवार को वापस तोड़ने की वजह से तांजीरो पर गुस्सा कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम मेरी बनाई हुई तलवार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो, मैं अब से तुम्हारे लिए कोई भी तलवार नहीं बनाऊंगा। ये पढ़कर तांजीरो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तभी तांजीरो के पास बैठी हुई एक नर्स तांजीरो से कहती है क्यों ना तुम तलवार बनाने वाले के गांव चले जाओ और वहां जाकर उनसे माफी मांग लो, तो शायद वो तुम्हें एक नई तलवार बनाकर दे देंगे। इस गांव का नाम होता है स्वॉर्ड स्मिथ विलेज। तांजीरो वहां जाने के लिए डीमन स्लेयर कॉर्प से परमिशन लेता है और वहां जाने के लिए रेडी हो जाता है। तांजीरो को लेने के लिए एक काकुशी आती है। वो तांजीरो से कहता है कि स्वॉर्ड स्मिथ विलेज को डीमन से बचाने के लिए इसे हिडन रखा गया है, इसीलिए तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी और अपनी नाक को भी कवर करना होगा। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलूंगी, जिस पर तांजीरो उसकी बात मान लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्वॉर्ड स्मिथ विलेज तक पहुंचने तक कई सारे काकुशी जो तांजीरो को लेकर जा रहे होते हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपस में बदलते रहते हैं और कुछ समय बाद तांजीरो स्वॉर्ड स्मिथ विलेज तक पहुंच जाता है। काकुशी जो तांजीरो को लेकर आई होती है वो कहती है तुम्हें सबसे पहले जाकर गांव के मुखिया से मिलना चाहिए। उसके बाद तांजीरो उसे शुक्रिया कहता है और विलेज के अंदर जाने लगता है। स्वॉर्ड स्मिथ विलेज पहाड़ों के बीच में होता है, जिसकी वजह से तांजीरो की आवाज गूंजने लगती है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मित्सुरी नहा रही होती है। वो तांजीरो की आवाज सुनकर सोचती है कि ये थोड़ी जानी पहचानी आवाज लग रही है, जरूर मेरा कोई दोस्त यहाँ आया होगा। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो गाँव के मुखिया से मिलता है। वहाँ पर सभी ने एक जैसे मास्क लगाए होते हैं। तांजीरो उन्हें यहाँ आने का रीजन बताता है, जिस पर मुखिया कहते हैं कि तुम्हें अपना सर झुकाकर अच्छे से हेलो बोलना चाहिए। तांजीरो अपना सर झुकाकर अपना पूरा नाम बताता है। आगे मुखिया कहता है कि हागे नेजुका गांव से कहीं लापता हो गया है, हम उसे अभी ढूंढ रहे हैं। जिस पर तांजीरो कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने उनकी बनाई हुई तलवार तोड़ दी थी। जिस पर मुखिया कहते हैं कि ये तलवार बनाने वाले की गलती थी, हागे नेजुका फॉल्टी तलवार बना रहा है और उसने मजबूत तलवार नहीं बनाई, जिसकी वजह से तलवार टूट गई। जब हागे नेजुका मिलेगा तब हम उसकी अच्छे से खबर लेंगे। गांव का मुखिया तांजीरो से कहता है तुम्हारी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, तुम यहाँ रहकर कुछ दिन आराम कर सकते हो, तब तक हम हागे नेजुका को ढूंढ लेंगे। इसके बाद एक आदमी तांजीरो को नहाने की जगह पर ले जाता है। तांजीरो रास्ते में देखता है कि सभी लोग कड़ी मेहनत करके तलवार बना रहे होते हैं।
कुछ दूर चलने के बाद तांजीरो झरने के पास पहुंच जाता है। तभी वहां पर हमें मित्सुरी दिखाई देती है जो भागते हुए तांजीरो के पास आकर रोने लगती है। मित्सुरी तांजीरो से कहती है कि ऊपर एक इंसान था, जब मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने मुझे इग्नोर कर दिया। तांजीरो मित्सुरी को चुप कराते हुए कहता है आज खाने में कुछ अच्छा बनने वाला है, जिसको सुनकर मित्सुरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खाने के लिए चली जाती है। उसके बाद तांजीरो नहाने के लिए जाता है और अचानक से तांजीरो के ऊपर एक दांत गिरता है और वो देखता है कि गेन्यो वहाँ खड़ा हुआ है और हमें दिखाया जाता है कि वो दांत गेन्यो का होता है और गेन्यो भी तांजीरो को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो, नेजुको और मित्सुरी खाना खा रहे होते हैं। तांजीरो कहता है कि नहाते समय तुम जिससे मिली थी उसका नाम गेन्यो शिनाजुगावा है, जिसको सुनकर मित्सुरी कहती है अच्छा, मतलब ये बिंड हाशिरा सानेबी शिनाजुगावा का छोटा भाई है। खाना खाने के बाद मित्सुरी और तांजीरो सोचते हैं कि अभी तक गेन्यो खाने के लिए नहीं आया है। उसके बाद दोनों लोग गेन्यो के लिए खाना लेकर जाते हैं। तांजीरो रास्ते में मित्सुरी से पूछता है कि तुमने डीमन स्लेयर क्यों ज्वाइन किया। मित्सुरी कहती है मुझे एक ऐसे लड़के की तलाश है जो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो और मेरा ख्याल रख सके, इसीलिए मैंने डीमन स्लेयर ज्वाइन किया था। ये सुनकर तांजीरो हैरान हो जाता है। उसके बाद एक काकुशी उनके पास आती है। वो मित्सुरी से कहती है हम आपकी तलवार बनाते समय उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, अगर आपको देखना है तो आप हमारे साथ आ सकती हैं। जिस पर मित्सुरी उससे चलने के लिए हाँ कर देती है। मित्सुरी तांजीरो से कहती है तुम बहुत ही स्ट्रांग हो गए हो, तुमने अपर रैंक 6 डीमन को हराया है। ये एक्सपीरियंस सभी लोग को नहीं मिल पाता। मुझे पता है तुम आगे चलकर एक अच्छे डीमन स्लेयर बनोगे, बस तुम मेहनत से अपने काम को और अच्छे से करते रहो। ये सुनकर तांजीरो बहुत ज्यादा मोटिवेट फील करता है और कहता है कि तुम देखना, मैं मुजान किबुत्सुजी को जरूर हरा दूंगा। ये सुनकर मित्सुरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मित्सुरी तांजीरो से कहती है मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, यहाँ स्वॉर्ड स्मिथ विलेज में एक ऐसा हथियार है जो तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देगा, बस तुम्हें ये खुद ढूंढना होगा। ये बोलकर मित्सुरी वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह तांजीरो अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और नाश्ता करके उस हथियार की खोज में चला जाता है। वहाँ तांजीरो देखता है कि एक और हाशिरा जिसका नाम म्यूशिरो है, वो एक इंसान से बहस कर रहा होता है। वो इंसान म्यूशिरो को एक चाबी देने के लिए मना कर रहा होता है। तांजीरो देखता है कि उसके पीछे एक इंसान और खड़ा हुआ है जिसने हानाफूड़ा इयररिंग्स पहनी हुई है और उसके बाल लंबे और लाल रंग के हैं। उस इंसान को देखकर तांजीरो शॉक हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि म्यूचिरो एक मास्क वाले बच्चे से किसी चाबी को लेकर बहस कर रहा होता है और उस मास्क वाले बच्चे के पीछे हमें योरिची जैसे दिखाई देने वाली एक डॉल दिखाई देती है। तांजीरो दूर से ये सब देख रहा होता है। हम देखते हैं कि बहस करते हुए म्यूचिरो उस बच्चे को मारना शुरू कर देता है। ये देखकर तांजीरो उसे बचाने के लिए आ जाता है। म्यूचिरो तांजीरो के पेट में एक पंच मारता है जिससे तांजीरो जमीन पर गिर जाता है। म्यूचिरो तांजीरो से कहता है तुम एक डीमन स्लेयर बनने के लिए बहुत कमजोर हो, तुम्हारे पीठ पर टंगे हुए इस बॉक्स में क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बॉक्स में कोई डीमन है। तांजीरो गुस्से में आकर म्यूचिरो से कहता है तुम उस बॉक्स से दूर रहो। उसके बाद तांजीरो उस मास्क वाले बच्चे से पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो बच्चा तांजीरो से बचते हुए कहता है कि मैं ये चाबी किसी को भी नहीं दूंगा, चाहे तुम मुझे कितना भी टॉर्चर कर लो। वो बच्चा चिल्लाते हुए म्यूचिरो से कहता है मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, ये टूटने वाला है। म्यूचिरो कहता है कि अगर ये टूटने वाला है तो तुम दूसरा बना लोगे। तुम एक तलवार बनाने वाले हो, तुम केवल उसी काम में अच्छे हो, तुम लोगों को नहीं बचा सकते हो। लोगों का बचाने का काम एक हाशिरा की जिम्मेदारी है और हमारा समय दूसरे लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा कीमती है। चुपचाप मुझे वो चाबी दे दो। ये सुनकर मास्क वाला बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है। तांजीरो उन दोनों के बीच में आकर म्यूचिरो से कहता है कि तलवार बनाने वाला भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। अगर वो तलवार बनाकर नहीं देंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम लोग अलग अलग तरीके से लड़कर अपना योगदान दे रहे हैं। म्यूचिरो तांजीरो को बीच में रोकते हुए कहता है मुझे तुम्हारा बोरिंग भाषण नहीं सुनना है, मेरे पास टाइम नहीं है, और तांजीरो पर अपनी लात से अटैक करता है जिससे तांजीरो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हागे नेजुको ये सब पेड़ के पीछे से छुपकर देख रहा होता है। जैसे ही तांजीरो बेहोश होता है तो हागे नेजुको तांजीरो की मदद करने के लिए आ जाता है, पर तांजीरो को होश में आता हुआ देख वो वहाँ से भाग जाता है। तांजीरो होश में आते हुए उस मास्क वाले बच्चे से पूछता है क्या हागे नेजुका यहाँ आया था?
जिस पर वो बच्चा मना कर देता है। तांजीरो उसके बाद हाशिरा के बारे में पूछता है। वो बच्चा कहता है कि मैंने उसे चाबी दे दी थी तो वो चाबी लेकर यहाँ से जा चुका है। तांजीरो उस बच्चे से माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाया, पर वो बच्चा तांजीरो को शुक्रिया कहता है। तांजीरो उसके बाद उस बच्चे से पीछे खड़ी हुई डॉल के बारे में पूछता है। वो बच्चा बताता है कि वो एक मैकेनिकल डॉल है जो एक चाबी से चलती है। इस डॉल को 108 तरीके से लड़ने की स्टाइल आती है। इसका नाम योरुची टाइप 0 है। मिचिरो को ये डॉल ट्रेनिंग करने के लिए चाहिए थी। तभी हमें तलवार टकराने की आवाज आती है, जिसको सुनकर तांजीरो और मास्क वाला बच्चा उस आवाज की तरफ भागते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिचिरो योरुची टाइप 0 के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो मास्क वाला बच्चा तांजीरो को आगे बताता है कि ये डॉल उसके पूर्वजों ने बनाई थी। तांजीरो उससे पूछता है कि इसके 6 हाथ क्यों है। वो बच्चा बताता है कि मैंने अपने पिता से सुना था कि ये एक रियल तलवारबाज को देखकर बनाई गई थी, पर उस तलवारबाज के मूवमेंट इतने तेज थे कि उसको कवर करने के लिए इस डॉल में 6 हाथ लगाने पड़े। तांजीरो को योरुची का फेस जाना पहचाना लगता है। वो आगे पूछता है कि क्या तुम इस इंसान को जानते हो। वो बच्चा कहता है कि मुझे बस ये पता है कि ये आदमी सेनगोकू एरा का है, जिसको सुनकर तांजीरो चौंक जाता है। तांजीरो कहता है कि ये तो 300 साल से भी ज्यादा पुराना है और अभी तक ठीक हालात में है। वो बच्चा दुखी होते हुए कहता है उस समय की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे थी, जिसकी वजह से इसे अब फिक्स कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मेरे पिताजी की अचानक से मौत हो गई है और मेरा कोई भी भाई बहन नहीं है। मुझे ना तलवार बनाना आता है और ना ही मैकेनिकल डॉल को ठीक करना आता है। तांजीरो मिचिरो को ट्रेनिंग करते हुए देखता है और उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, जिसे देखकर मिचिरो का क्रोध तांजीरो से कहता है कि मिचिरो के पूर्वज सन ब्रीदिंग का यूज करते थे, लेकिन तांजीरो कहता है कि मिचिरो तो विंड हाशिरा है। तांजीरो पर गुस्सा करने लगता है। तांजीरो कहता है कि उसने योरुची को अपने सपने में देखा था, जिसको सुनकर मिचिरो का क्रो हंसने लगती है। मास्क वाला बच्चा तांजीरो को बताता है कि ये जरूर तुम्हारे पूर्वज की मेमोरी होगी। तांजीरो उसे ये बताने के लिए शुक्रिया कहता है और अपना नाम बताता है। वो बच्चा भी तांजीरो को अपना नाम कोटेत्सु बताता है। तभी हम देखते हैं कि मिचिरो के अटैक से योरुची टाइप 0 का कवच टूट जाता है, जिसको देखकर कोटेत्सु परेशान हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तांजीरो भी कोटेत्सु के पीछे चला जाता है। कोटेत्सु जाकर पेड़ पर छुप जाता है। तांजीरो उसको ढूंढ लेता है और कोटेत्सु से कहता है तुम अकेले नहीं हो, मैं डॉल को ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगा। तांजीरो कोटेत्सु को मोटिवेट करते हुए कहता है तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हारी पीढ़ी के साथ खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अगर तुम ये सब नहीं कर सकते हो तो तुम्हें मेहनत करके ट्राई करना चाहिए कि तुम ये अगली पीढ़ी तक इसे पहुंचा सको। तुम्हारे बाद वो इस चीज का ख्याल रखेंगे। मैं भी मुजान को खत्म करना चाहता हूँ और शायद ये करते हुए मैं मर जाऊंगा, पर मुझे विश्वास है कि मेरे बाद भी लोग आकर एक दिन जरूर मुजान को खत्म कर देंगे। ये सुनकर कोटेत्सु रोने लगता है और कहता है कि मैं उस डॉल को ठीक करने की पूरी मेहनत करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मिचिरो अपनी ट्रेनिंग खत्म करके वापस जा रहा होता है। वो तांजीरो और कोटेत्सु से कहता है कि ट्रेनिंग करते टाइम मेरी तलवार टूट गई थी, इसीलिए मैं डॉल के एक हाथ की तलवार ले रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। कोटेत्सु ये सुनकर वहाँ से तेजी से डॉल की तरफ भागता है। तांजीरो भी कोटेत्सु के पीछे चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योरुची टाइप 0 एक पेड़ के नीचे पड़ी होती है और बारिश होने लगती है। इस डॉल को ऐसा देखकर कोटेत्सु रोने लगता है। तांजीरो कोटेत्सु से कहता है कि इसे स्टार्ट करके देखो, क्या पता ये चल जाए। कोटेत्सु डॉल में चाबी भरता है और डॉल चलने लगती है। उसके बाद कोटेत्सु तांजीरो से उस डॉल के साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहता है। कोटेत्सु कहता है कि तुम्हें मिचिरो से ज्यादा पावरफुल बनना होगा। इसके बाद तांजीरो उस डॉल के साथ अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। शुरुआत में कोटेत्सु उस डॉल से सारी तलवार निकाल कर उसमें लकड़ी के डंडे लगा देता है, पर तांजीरो उस डॉल के 5 हाथों के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। कोटेत्सु कहता है कि तुम्हें मिचिरो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और मिचिरो को गालियां देने लगता है। तांजीरो डॉल को देखकर सोचता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है जिससे मैं मुजान को हरा सकूं। तांजीरो फिर से डॉल पर अटैक करता है, पर डॉल के अटैक से तांजीरो दूर जाकर गिरता है। कोटेत्सु तांजीरो से कहता है तुम अपने एनिमी के मूवमेंट्स को देखे बिना अटैक कर रहे हो, पता नहीं तुम अब तक डीमन स्लेयर कॉर्प में कैसे जिंदा बच गए। आगे अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे लड़ाई करनी चाहिए। जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे तब तक तुम्हें कुछ भी खाना या पीने को नहीं दिया जाएगा। इसके बाद तांजीरो दिन रात अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है, पर डॉल पर एक भी अटैक नहीं कर पाता। हमें बताया जाता है कि तांजीरो को ट्रेनिंग करते हुए 5 दिन हो चुके होते हैं और कुछ न खाने और पीने की वजह से तांजीरो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लड़ाई करते समय तांजीरो को एक सपना आता है जिसमें तांजीरो एक पुल के ऊपर चल रहा होता है, पर तांजीरो भूख की वजह से चक्कर खाकर नदी में गिर जाता है। बहुत सारे हाथ आकर तांजीरो की बॉडी को पकड़ लेते हैं। तभी तांजीरो को पानी में एक चमकदार पत्थर दिखाई देता है। तांजीरो उस पत्थर के पास जाकर उसे पकड़ लेता है।
उसके बाद अगले सीन में हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। तांजीरो को एक स्मेल आती है, जहाँ पर तांजीरो सोचता है कि ये किस तरह की स्मेल है, और अचानक से तांजीरो उस डॉल के मूवमेंट्स को पढ़ने लग जाता है और उस पर पलटकर एक अटैक कर देता है, पर अटैक बहुत ही कमजोर होता है। तांजीरो ने इतनी ट्रेनिंग के बाद डॉल पर अपना पहला अटैक किया होता है। इससे खुश होकर कोटेत्सु तांजीरो को थोड़ा खाने के लिए देता है। खाने के बाद तांजीरो थोड़ा अच्छा महसूस करता है और वो वापस से ट्रेनिंग में लग जाता है। अब योरिची जीरो से फाइट करते टाइम तांजीरो बहुत अच्छे से डॉल के मूवमेंट्स को समझ पाता है और उसकी गर्दन पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तांजीरो सोचता है कि अगर मैंने इस डॉल को तोड़ दिया तो क्या होगा। कोटेत्सु ये देखकर चिल्लाते हुए तांजीरो से कहता है, तुम रुको मत, अगर ये डॉल टूट भी जाती है तो मैं इसे फिक्स कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनो। ये सुनकर तांजीरो अपनी पूरी ताकत से उस डॉल की गर्दन पर अटैक करता है, पर इस अटैक से तांजीरो नीचे गिर जाता है। कोटेत्सु तांजीरो से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तांजीरो तलवार तोड़ने के लिए कोटेत्सु से माफी मांगता है। हम देखते हैं कि तांजीरो के अटैक से उस डॉल का सर टूट जाता है। उस डॉल में से एक और तलवार निकल कर आती है, जिसको देखकर तांजीरो और कोटेत्सु दोनों हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो और कोटेत्सु को योरुची टाइप 0 के अंदर से एक तलवार मिलती है। कोटेत्सु तांजीरो को वो तलवार लेने के लिए कहता है, पर तांजीरो मना कर देता है। बाद में कोटेत्सु के बहुत ज्यादा कहने पर तांजीरो तलवार निकालकर उसको खोलता है। हमें दिखाया जाता है कि तलवार 300 साल से भी ज्यादा पुरानी होने की वजह से खराब हो चुकी होती है, जिसको देखकर तांजीरो उदास हो जाता है। कोटेत्सु तांजीरो की उम्मीदों को बढ़ाने के लिए माफी मांगता है। हमें वहाँ पर एक बड़ी अच्छी बॉडी वाला इंसान भी आता हुआ दिखाई देता है, जिसने हागे नेजुका का मास्क लगाया होता है। तांजीरो उससे पूछता है, क्या तुम हागे नेजुका हो? असल में ये हागे नेजुका होता है। हागे नेजुका कोटेत्सु और तांजीरो से वो तलवार छीनने का ट्राई करता है। वहाँ पर एक और तलवार बनाने वाला आता है, जिसका नाम कानामोरी होता है। ये वही तलवार बनाने वाला होता है जिसने इनोसुके की तलवार बनाई थी। वो हागे नेजुका से तांजीरो और कोटेत्सु को बचा लेता है। कानामोरी बताता है कि हागे नेजुका इतने दिनों से पहाड़ों में ट्रेनिंग कर रहा था, जिससे वो तुम्हारे लिए एक मजबूत तलवार बना सके। हागे नेजुका तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता करता है, इसीलिए उसे वो स्वॉर्ड दे दो, जिससे वो उसे ठीक करके तुम्हें वापस दे देगा, जिससे तुम डीमन से और अच्छे से लड़ पाओगे। इसके बाद तांजीरो हागे नेजुका को वो तलवार दे देता है। हागे नेजुका तांजीरो को उसके बदले में एक दूसरी तलवार देकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तांजीरो खाना खाते समय ये सब बातें गेन्या को बता रहा होता है। गेन्या कहता है, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे तुम मुझे जानते हो। क्या तुम्हें याद नहीं है, तुम ही तो थे जिसने फाइनल सिलेक्शन में मेरा हाथ तोड़ दिया था। जिस पर तांजीरो कहता है, तुमने एक लड़की को मारा था जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया था। उसके बाद तांजीरो गेन्या के दांतों को देखकर कहता है, तुम्हारा तो एक दांत टूट गया था ना। जिस पर गेन्या कहता है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तब तांजीरो अपनी जेब से एक टूटा हुआ दांत निकालकर गेन्या को देता है, जिस पर गेन्या चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम चूतिया हो? और तांजीरो को लात मारकर अपने पास से भगा देता है। अगले सीन में तांजीरो नेजुको की चोटी बनाते हुए गेन्या के बारे में सोचता है और कहता है कि शायद गेन्या भूखा होगा, इसीलिए वो गुस्सा कर रहा था। हमने साथ में नहा लिया था, अब मैं कल गेन्या को साथ में खाने के लिए भी इनवाइट करूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कानामोरी नहाकर वापस आ रहा होता है। उसे रास्ते में सुंदर सा बर्तन दिखाई देता है। कानामोरी उस बर्तन के पास जाता है। बर्तन में से अपर मून 5 डीमन ग्योको निकलकर उस इंसान को खा जाता है। ग्योको कहता है, इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा खराब है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जैसे ही गांव के लोगों को मार देंगे, उसके बाद डीमन स्लेयर बहुत ही कमजोर हो जाएंगे। हमें ग्योको के साथ अपर रैंक डीमन हानटेंगु भी दिखाई देता है। हानटेंगु कहता है, ग्योको की जानकारी की वजह से हमने इस गांव को खोज लिया है, हमें जल्दी करनी होगी। लॉर्ड मुजान पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से में है, हम उन सभी लोगों को मार देंगे जो लॉर्ड मुजान के खिलाफ है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गेन्या अपनी तलवार बनाने वाले के घर जाता है, जहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता है। वो वहाँ से एक तलवार उठाकर सोचता है, बड़े भाई मुझे ये करना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो सो रहा होता है। मिस्टर आशिरा मिशिरो तांजीरो के पास जाकर उसे नींद से उठा देता है। मिशिरो तांजीरो से कानामोरी के बारे में पूछता है और बताता है कि कानामोरी अब से मेरे लिए तलवार बनाएगा। तांजीरो कहता है कि वो शायद हागे नेजुका के साथ होगा, क्या हम मिलकर उन्हें ढूंढ सकते हैं? मिशिरो तांजीरो से पूछता है, तुम दूसरों के बारे में इतना क्यों सोचते हो? क्या तुम्हारे पास खुद के बारे में सोचने के लिए कुछ नहीं है? तांजीरो कहता है कि अगर हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा।
मिचिरो को ये बातें पसंद आ जाती हैं। मिचिरो और तांजीरो आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर अपर रैंक डीमन हान टेंगू आ जाता है। ये देखकर मिचिरो और तांजीरो दोनों डर जाते हैं और शॉक हो जाते हैं। हान टेंगू ने अपनी प्रेजेंस को बहुत अच्छी तरह से छुपाया होता है। तांजीरो सोचता है कि मुझे इस डीमन की स्मेल क्यों नहीं आई थी। तभी मिचिरो मिस्ट ब्रीदिंग का 4th फॉर्म यूज करता है, पर हान टेंगू उससे बच जाता है। मिचिरो सोचता है कि हान टेंगू बहुत ही ज्यादा तेज है। हान टेंगू कहता है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तांजीरो मन ही मन में सोचता है कि इस डीमन ने कितने लोगों की जान ली है, मुझे इस पर अटैक करना चाहिए। तांजीरो हिनोकामी कागुरा का यूज करके हान टेंगू को जमीन पर गिरा देता है। तांजीरो सोचता है कि आखिर ये डीमन हम पर अटैक क्यों नहीं कर रहा, ये तो अपर रैंक डीमन है। नेज़ुको भी ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके हान टेंगू को एक जोरदार किक मारती है। उसके बाद मिचिरो जाकर हान टेंगू का सर काट देता है। तभी तांजीरो मिचिरो से सतर्क रहने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि हान टेंगू के सर वाले हिस्से से एक दूसरा डीमन बन जाता है और बॉडी वाले हिस्से से एक दूसरा डीमन बनता है। इसमें एक डीमन का नाम काराकू होता है और वो अपने पंखे से इतनी तेज हवा करता है कि मिचिरो बहुत दूर जाकर गिरता है, पर नेज़ुको तांजीरो को दूर जाने से बचा लेती है। काराकू हान टेंगू के दूसरे क्लोन सेकिडो से कहता है, देखो मैंने मिस्ट हाशिरा को कितनी दूर फेंक दिया, इसमें बहुत मजा आ रहा है। सेकिडो काराकू से चिढ़ते हुए कहता है, इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आया, मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। काराकू कहता है कि फिर तो ये अच्छा हुआ ना, हम दोनों अलग हो गए। तांजीरो ये सुन रहा होता है और उन दोनों पर जैसे ही अटैक करने वाला होता है, सेकिडो अपने हथियार से अटैक कर देता है, जिससे तांजीरो और नेज़ुको दोनों को बिजली के झटके लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि घर के छत के ऊपर गेन्या भी ये सब देख रहा होता है और वो एक गन से सेकिडो और काराकू को शूट करता है। तांजीरो को उस गन की गोली से निचरिन स्मेल आती है और वो सोचता है कि इस गन की गोली निचरिन से बनी हुई है। गोली जाकर काराकू और सेकिडो में जाकर लगती है, जिससे सेकिडो का सर अलग हो जाता है, पर काराकू का सर बॉडी से अलग नहीं होता, वो लटका होता है। काराकू कहता है कि तुम लोगों के साथ खेलने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तभी गेन्या आकर काराकू का सर भी काट देता है। तांजीरो गेन्या पर चिल्लाते हुए कहता है, उसका सर मत काटो, तुम उसे जितनी बार काटोगे वो उतने ही अलग अलग डीमन में बदल जाएगा और पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इन डीमंस को सर काटने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें इनसे लड़ने के लिए उनकी कमजोरी का पता लगाना होगा। काराकू की बॉडी का एक हिस्सा एक और डीमन में बदल जाता है, जिसका नाम उरोगी होता है। वो एक पक्षी जैसा दिखाई देता है। वो तांजीरो को पंजों से पकड़कर आसमान में ले जाने लगता है। उरोगी कहता है, बहुत टाइम बाद हम अलग हुए हैं, अब अच्छा लग रहा है। तांजीरो सोचता है कि सभी डीमंस के अंदर अलग अलग तरह की पावर्स हैं। तांजीरो देखता है कि गेन्या सेकिडो से लड़ रहा होता है। सेकिडो गेन्या के अंदर अपना हथियार आर पार कर देता है, जिसको देखकर तांजीरो नेज़ुको से गेन्या की हेल्प करने के लिए कहता है। उरोगी तांजीरो से कहता है, क्या तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है जो तुम दूसरों के बारे में सोच रहे हो। इसके बाद उरोगी अपना ब्लड डीमन आर्ट सोनिक स्क्रीम यूज करता है, जिससे तांजीरो के मुंह से खून निकलने लगता है। तांजीरो इससे बचने के लिए उरोगी का पंजा काट देता है, जिससे उरोगी की पकड़ छूट जाती है और तांजीरो नीचे गिरने लगता है। तांजीरो एक पेड़ की टहनियों से टकराते हुए नीचे गिर जाता है। हमें दिखाई देता है कि तांजीरो उठने की कोशिश करता है। तांजीरो की बॉडी सुन्न हो जाती है। तांजीरो गांव के लोगों के बारे में सोच रहा होता है। तभी उरोगी वापस से तांजीरो पर आकर सोनिक स्क्रीम का यूज करने वाला होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्ट हाशिरा ब्लिज की तरफ भाग रहा होता है। वो सोचता है कि अगर मैंने जल्दी नहीं करी तो गाँव के लोग मारे जाएंगे। मिचिरो को रास्ते में भागते हुए कोटेत्सु दिखाई देता है। कोटेत्सु एक फिश डीमन से लड़ रहा होता है। मिचिरो सोचता है कि ये डीमन को देखकर लगता है कि ये इसकी असली बॉडी नहीं है, तो ये ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। गांव के मुखिया और अच्छे तलवारबाजों को बचाना मेरी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर मिचिरो को तांजीरो की बात याद आती है, जहां तांजीरो कहता है कि अगर हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा ही होगा। फिश डीमन कोटेत्सु को खाने ही वाला होता है, तभी मिचिरो उस डीमन का हाथ काट देता है। कोटेत्सु कहता है कि आखिर तुमने मुझे बचा ही लिया। मिचिरो कहता है कि जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ, तुम मेरी लड़ाई के बीच में आ रहे हो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिचिरो कोटेत्सु को फिश डीमन का हाथ काटकर उस डीमन से बचा लेता है। मिचिरो कोटेत्सु से वहां से भाग जाने को कहता है। उसके बाद मिचिरो उस फिश डीमन का सर काट देता है, पर वो खुद को वापस से जनरेट कर लेता है। मिचिरो सोचता है कि किसी भी डीमन का सर काट देने से वो मर जाता है, फिर ये बच कैसे गया। उसके बाद मिचिरो उस डीमन के पीठ पर रखे हुए पॉट को तोड़ देता है, जिससे वो डीमन मरने लगता है। मिचिरो सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था ये वैसा ही है, ये किसी डीमन
का ब्लड डीमन आर्ट है। कोटेत्सु रोते हुए मिचिरो के ऊपर चढ़ जाता है और उसको थैंक यू कहता है और उससे माफी भी मांगता है कि उसने मिचिरो को बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहा था। मिचिरो कहता है कि उसके पास इन सब के लिए अभी टाइम नहीं है और वापस से विलेज की तरफ जाने लगता है। कोटेत्सु उसे रोक कर कहता है कि कानामोरी पर भी हमला हुआ है, मैं उनकी हेल्प करने के लिए जा रहा था। कोटेत्सु रोते हुए कहता है कि हागे नेजुका भी रात भर सोया नहीं है, वो तांजीरो की तलवार को पॉलिश कर रहा है। कोटेत्सु मिचिरो के पैरों में गिर जाता है, उससे विनती करने लगता है और कहता है कि तुम्हें उसकी भी हेल्प करनी होगी। तभी मिचिरो को उसका पास्ट याद आने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि मिचिरो बहुत ज्यादा चोटिल होता है, जिसमें मास्टर कगाया मिचिरो से कहते हैं एक दिन तुम्हें तुम्हारी याददाश्त जरूर वापस मिल जाएगी। मुझे पता है तुम अभी कंफ्यूज हो, पर तुम अभी केवल जिंदा रहने पर ध्यान दो। तुम सब चीज की चिंता छोड़ दो। जैसे जैसे चीज तुम्हारे साथ होंगी उससे तुम्हारा मन अपने आप साफ हो जाएगा और तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। इसके बाद मिचिरो कोटेत्सु को उठाकर कानामोरी की तरफ भागना शुरू कर देता है। कोटेत्सु कहता है कि थोड़ा धीरे धीरे भागो। मिचिरो कहता है अगर तुम चुपचाप नहीं रहोगे तो तुम अपनी जीभ काट लोगे। इसके बाद मिचिरो मन ही मन में सोचता है कि उसे विलेज की तरफ जाना चाहिए था। ऐसा करके कहीं वो विलेज के ऊपर खतरा तो नहीं बढ़ा रहा है और वो अपने ऊपर डाउट करता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। फिर वो कहता है कि मास्टर ने मुझ पर अपना भरोसा दिखाया है, मैं सबको बचा लूंगा। आखिर में डीमन स्लेयर कॉर्प का मिस्ट हाशिरा मिचिरो टोकिडो हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तांजीरो के पैर में उरोगी का जो कटा हुआ पंजा रह जाता है, उससे एक और उरोगी जैसा दिखाई देने वाला डीमन बन जाता है। वो वापस से तांजीरो पर सोनिक स्क्रीम से हमला करने लगता है, लेकिन तांजीरो उसका सर काट देता है। हम देखते हैं कि सर काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ पर दो डीमन के मुंह हो जाते हैं जो तांजीरो पर सोनिक स्क्रीम से हमला कर देते हैं। तांजीरो महसूस करता है कि उरोगी ने जो हमला किया था उसके मुकाबले में इन दोनों डीमन का हमला बहुत ही कमजोर था। तांजीरो आगे नोटिस करता है कि हर एक डीमन की जीभ पर एक शब्द लिखा हुआ है, जैसे सेकिडो की जीभ पर लिखा हुआ है एंगर, काराकू की जीभ पर लिखा हुआ है प्लेजर, उरोगी की जीभ पर लिखा हुआ है जॉय और एजेत्सु की जीभ पर लिखा हुआ है सोरो। ये शब्द हर एक डीमन के स्वभाव को, उनकी पावर को बताते हैं। तांजीरो सोचता है कि इन डीमन को काटने से इनकी पावर कम हो जाती है, केवल यही मेन 4 डीमन है जो कि स्ट्रॉन्ग है। तभी तांजीरो के पीछे से उरोगी आकर सोनिक स्क्रीम करता है, पर तांजीरो उस अटैक से बच जाता है। तांजीरो सोचता है कि मुझे इनमें से किसी एक को हराना ही होगा, तभी मैं नेजुको और गेन्ना की हेल्प करने जा पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि बाकी उरोगी के मुंह जैसे दिखने वाले डीमन गायब हो जाते हैं और आगे और डीमन में नहीं बदलते। इसके बाद तांजीरो और उरोगी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। उरोगी बार बार आकर तांजीरो पर अपने पंजे से अटैक करता है। उरोगी कहता है मेरे पंजे बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनसे मैं हीरो को भी तोड़ सकता हूँ। उरोगी बार बार तांजीरो पर पंजे से अटैक करता है, जिससे तांजीरो के हाथ पैरों से खून निकलना चालू हो जाता है। उरोगी तांजीरो से कहता है तुम मेरे कट को एंजॉय कर रहे हो। तभी उरोगी तांजीरो की तरफ एक और अटैक करता है और तांजीरो की तलवार से उरोगी का सर और जीभ कट जाता है। तांजीरो कहता है कि तुम भी कट को एंजॉय करो। अपने आप को कटा हुआ देखकर उरोगी थोड़ा सा डर जाता है। जीभ के कटने की वजह से उरोगी खुद को थोड़ा धीरे धीरे हील कर पाता है। हील होने के बाद उरोगी वापस से तांजीरो पर अटैक करने लगता है। तांजीरो सोचता है कि मुझे जल्दी करनी चाहिए, गेन्या और नेजुको मुसीबत में होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काराकू नेजुको को पकड़ लेता है। एजेत्सु ने भी अपने हथियार गेन्या के पेट के अंदर घुसा रखा होता है। काराकू नेजुको से कहता है क्या हुआ स्ट्रांग लड़की, तुम ठीक हो? सेकिडो काराकू से कहता है मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम इसके हाथ पैर जल्दी से तोड़ दो। काराकू कहता है तुम मेरे बीच में मत आओ, ये लड़की मेरी है, तुम और एजेत्सु कहीं और जाओ। एजेत्सु सेकिडो से गेन्या की तरफ देखकर कहता है मैं इस लड़की को मार दूंगा। गेन्या कहता है तुम्हारा दुश्मन मैं हूँ और एजेत्सु को शूट कर देता है, जिससे एजेत्सु का सर कट जाता है, जिसे देखकर सेकिडो हैरान हो जाता है और पूछता है ये तुम्हें बार बार क्यों शूट कर रहा है, क्या इसे नहीं पता कि हम वापस से जिंदा हो जाएंगे? एजेत्सु का सर कट जाने की वजह से उसका हथियार गेन्या के पेट से निकल जाता है और गेन्या का बहुत सारा खून बहने लगता है। जैसे ही एजेत्सु का सर वापस आता है तो वो गेन्या से कहता है ये बहुत बुरा है, तुम तुरंत नहीं मर सके हो। एजेत्सु आगे कहता है मैंने इसके जरूरी अंगों पर हमला किया था जिससे ये जल्दी मर जाए, पर इसने मेरा हथियार रोक लिया। इसके बाद गेन्या एक मंत्र पढ़ना चालू करता है, जिसको देखकर एजेत्सु कहता है ये कौन सा मंत्र है, तुम बहुत ही धार्मिक लगते हो।
सेकिडो गुस्से में कहता है, ये अब तक मरा क्यों नहीं है, जल्दी से इसका सर कुचल दो। एजेत्सु फिर से गेन्या पर हमला कर देता है, पर इस बार गेन्या बहुत तेजी से एजेत्सु के पीछे से आ जाता है और कहता है, मैं तब तक तुम्हारा सर काटता जाऊंगा जब तक तुम मर नहीं जाते हो। तभी सेकिडो भी बिजली के झटके से गेन्या पर अटैक करता है। गेन्या सोचता है इन झटकों से बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए गेन्या अपनी गन से सेकिडो के हथियार पर अटैक करता है, पर सेकिडो अपना हाथ बीच में लगा लेता है। सेकिडो गेन्या को देखकर सोचता है, ये अभी तक जिंदा कैसे है, जबकि एजेत्सु के अटैक बहुत ही भयानक थे। तभी एजेत्सु भी गेन्या पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे गेन्या दूसरे कमरे में जाकर गिरता है। उधर कराकू गेन्या की हालत देखकर कहता है, ये ज्यादा मजेदार लग रहा है, और नेजुको को किक मारता है जो नेजुको के पेट के आर पार हो जाती है। कराकू सेकिडो से कहता है, मैं इस लड़की के हाथ पैर उखाड़ दूं, फिर तुम अपना हथियार इस लड़की के आर पार कर देना, जिससे ये हिल भी नहीं पाएगी। उसके बाद कराकू नेजुको के हाथों को उखाड़ने की कोशिश करता है। नेजुको बचने के लिए अपनी एक सिग्नेचर किक करती है और कराकू का सर तोड़ देती है। नेजुको की ये किक का मजा लेने के बाद कराकू बहुत ज्यादा चौंक जाता है। फिर कराकू का सर वापस आ जाता है। कराकू नेजुको का एक हाथ तोड़ देता है। नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करती है, जिससे कराकू जलने लगता है। उसके बाद नेजुको भी कराकू का वो हाथ तोड़ देती है जिस हाथ में फैन रहता है। उसके बाद नेजुको कराकू का फैन का यूज करके उसे दूर उड़ा देती है। उसके बाद जैसे ही नेजुको सेकिडो पर अटैक करने वाली होती है, सेकिडो वापस से नेजुको को बिजली के झटके दे देता है और अपने हथियार से नेजुको की गर्दन में घुसा देता है। दूसरी तरफ तांजीरो को भी उरोगी से लड़ने में बहुत मुश्किल आ रही होती है। तांजीरो सोचता है कि लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, मुझे ये करना ही होगा। गेन्या और नेजुको तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। उधर गेन्या वापस से एक मंत्र पढ़ रहा होता है। एजेत्सु सोचता है कि गेन्या अभी तक जिंदा कैसे है। एजेत्सु कहता है, तुम कौन हो? गेन्या हंसते हुए कहता है, मेरा नाम गेन्या शिनाजुगावा है, जो तुम्हें मारेगा। तांजीरो भी लड़ते लड़ते उस घर के पास आ जाता है जहाँ पर गेन्या और नेजुको लड़ रहे होते हैं। तांजीरो सोचता है कि मुझे उरोगी की उड़ने की पावर का यूज करके घर में पहुँचना होगा। उसके बाद तांजीरो घर की ओर भागना शुरू कर देता है। जैसे ही उरोगी तांजीरो के पास आता है, तांजीरो अपनी तलवार उरोगी के मुंह में घुसा देता है और उसके साथ हवा में उड़ने लगता है। तांजीरो सोचता है कि मैंने एकदम सही सोचा था, उरोगी बहुत ही हल्का है, इसी वजह से वो इतने बड़े पंखों की वजह से आसानी से उड़ पा रहा है। उसके बाद तांजीरो उड़ते हुए उस घर के अंदर आ जाता है। तांजीरो नेजुको की हालत देखकर गुस्से में आ जाता है और सेकिडो पर अटैक करता है। सेकिडो अपने दूसरे हाथ से एक और हथियार निकालता है और तांजीरो पर अटैक करता है, पर तांजीरो उरोगी के पंजे का यूज करके उस अटैक को रोक देता है। हमें बताया जाता है कि ये डीमंस एक ही डीमन से बने हुए हैं, इसीलिए इन पर एक दूसरे के अटैक का कोई असर नहीं होता है। सेकिडो सोचता है कि तांजीरो जब घर में आया था उसने तभी उरोगी का पंजा काट लिया था। तांजीरो लड़ाई के समय बहुत तेजी से सोचता है। तांजीरो समझ चुका था कि इन डीमंस की गर्दन काटने का कोई मतलब नहीं है। अगर इनकी जीभ को काट दिया जाए तो ये बहुत ही धीरे धीरे हील होते हैं। इसका फायदा उठाकर तांजीरो सेकिडो की जीभ काट देता है, जिससे सेकिडो थोड़ी देर के लिए वहीं रुक जाता है। तांजीरो इस समय का यूज करके उरोगी के पंजे से सेकिडो का हथियार नेजुको की गर्दन से बाहर निकाल देता है। उरोगी के पंजे के होने की वजह से तांजीरो को बिजली के झटके नहीं लगते हैं। तभी सेकिडो तांजीरो पर पीछे से अटैक करता है। नेजुको सेकिडो के अटैक को रोककर उस पर अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करती है, जिससे सेकिडो जलने लगता है। तभी वहाँ पर काराकू वापस आ जाता है और कहता है, तुम लोग अकेले ही मजे कर रहे हो, मुझे भी इसमें शामिल होने दो। हम देखते हैं कि काराकू के हाथ में उसका फैन होता है, जिससे वो इतनी तेज अटैक करता है जिससे तांजीरो और नेजुको दोनों बेहोश हो जाते हैं। सभी डीमंस एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। काराकू कहता है, अब आखिरी हमला करने का समय आ गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक तलवार बजाने वाला गांव में घंटा बजाकर सबको बताता है कि हम लोगों पर हमला हुआ है। बहुत सारे फिश डीमन गांव पर अटैक कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि मित्सुरी का क्रो हवा में उड़ रहा होता है। वो कहता है कि जल्दी करो, गांव खतरे में है। हमें मित्सुरी भी गांव की तरफ तेजी से भागती हुई दिखाई देती है। मित्सुरी कहती है, ये तो अच्छा हुआ, मैं जहाँ काम कर रही हूँ वो जगह गाँव के बहुत पास थी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम देखते हैं कि म्यूचिरो कोटेत्सु को लेकर कानामोरी को बचाने के लिए पहुंच जाता है। म्यूचिरो एक और फिश डीमन को मारकर कानामोरी को बचा लेता है। कानामोरी कोटेत्सु को देखकर खुश हो जाता है। उसके बाद म्यूचिरो कानामोरी को उसके लिए एक नई तलवार बनाने को कहता है। कानामोरी म्यूचिरो की तलवार को देखकर कहता है कि ये तो खराब हो गई है। म्यूचिरो कहता है कि मैं यहाँ इसीलिए आया था, जिस पर कानामोरी कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही तलवार बनाकर रखी हुई है। म्यूचिरो कानामोरी से पूछता है कि तुम्हें
कैसे पता कि मुझे तलवार चाहिए थी? कानामोरी कहता है कि तांजीरो ने उसे पहले ही तुम्हारे लिए तलवार बनाने का ऑर्डर दे दिया था। कोटेत्सु कानामोरी को बीच में टोकते हुए कहता है, हमें जल्दी करनी चाहिए, आगे नेजुका भी खतरे में हो सकता है। इसके बाद कानामोरी मिचिरो को उसके साथ चलने के लिए कहता है, जहाँ पर वो लोग तलवार बनाते हैं। कानामोरी कोटेत्सु और मिचिरो के घर की तरफ भाग रहे होते हैं। कानामोरी कहता है कि एक हाशिरा की तलवार खराब हो गई है, ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है। उन सभी को भागते हुए एक घर दिखाई देता है। कानामोरी मिचिरो से कहता है कि तुम जल्दी से घर के अंदर रखी हुई तलवार ले आओ और गांव के मुखिया को बचाने के लिए चले जाओ। मिचिरो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ और कानामोरी को पीछे की तरफ खींच लेता है। सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं। मिचिरो कहता है कि वो आ रहा है। हम देखते हैं कि घर के पास ग्योको का पॉट लुढ़क कर आ जाता है। वो पॉट कहता है, मैं खुश हूँ जो तुमने मुझे देख लिया, तुम एक हासिरा हो ना। उस पॉट में से ग्योको निकलता है और पूछता है, ये घर तुम्हारे लिए इतना जरूरी क्यों है? आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्वॉर्ड स्मिथ विलेज पर बहुत सारे फिश डीमन हमला कर रहे होते हैं। गांव के सभी लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। डीमंस एक एक करके लोगों को खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मित्सुरी आ जाती है और डीमंस को मारना शुरू कर देती है। मित्सुरी कहती है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को बचा लूंगी। ये देखकर गाँव के सभी लोग चैन की सांस लेते हैं और मित्सुरी की तारीफ करने लगते हैं और मित्सुरी को गाँव के मुखिया को बचाने के लिए भी कहते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि एक बड़ा फिश डीमन गांव के मुखिया को पकड़ लेता है और मुखिया का एक आदमी फिश डीमन से लड़ रहा होता है। वो फिश डीमन गांव के मुखिया की रक्षा कर रहे डीमन स्लेयर्स को भी मार देता है। तभी मित्सुरी वहां आ जाती है। मित्सुरी गांव के मुखिया से कहती है, तुम ज्यादा हिलो मत, तुम्हें सारी चोट अंदरूनी लगी हुई है। मित्सुरी के हाथ में एक तलवार होती है जो बाकी डीमन स्लेयर से बहुत ज्यादा अलग होती है। ये तलवार काफी लंबी और फ्लेक्सिबल होती है। ये तलवार को देखकर मुखिया का आदमी चौंक जाता है। वो सोचता है कि ये तलवार मुखिया ने खुद बनाई है। उसने इस तलवार के बारे में काफी सुना है। मित्सुरी लव ब्रीदिंग का पहला फॉर्म यूज करके उस जीवन को काट देती है और कहती है, जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, मेरे दिल में उनके लिए कुछ नहीं होता है। मित्सुरी के काटने की वजह से डीमन मरने लगता है। जैसे ही गांव का मुखिया नीचे गिर रहा होता है, मित्सुरी उसे पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो? गाँव का मुखिया कहता है, ये तो एक सपना जैसा है, मुझे एक सुंदर लड़की ने पकड़ा हुआ है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुखिया का आदमी मित्सुरी से कहता है, मैं भी सर के बल गिरा हूँ, मेरा भी हाथ पकड़ लो ना। मुखिया चिल्ला कर कहता है, तुम हमारे बीच में मत आओ। दोस्तों, ये दोनों अभी मौत से बचे हैं, लेकिन इनकी ठड़क कम नहीं हो रही। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नेजुको तांजीरो को लेकर डीमन से भाग रही होती है। तभी तांजीरो को होश आ जाता है। तांजीरो सोचता है कि ये क्या है, ये कैसी स्मेल आ रही है। सेकिडो नेजुको से कहता है, तुम मुझसे भाग नहीं सकती हो। सेकिडो वापस से दोनों पर बिजली का अटैक करता है। इस अटैक से नेजुको जमीन पर गिर जाती है। तांजीरो को याद आता है कि वो दोनों काराकू के अटैक से बेहोश हो गए थे और नेजुको उसे बचाने के लिए भाग रही होती है। इसके बाद उरोगी आकर तांजीरो पर अटैक करता है, पर तांजीरो नेजुको को उठाकर दूसरे कमरे में भाग जाता है। सेकिडो काराकू से उन्हें खत्म करने के लिए कहता है। काराकू कहता है, मुझे पता है, तुम मुझे मत बताओ, और अपने पंखे से तांजीरो पर अटैक करता है, लेकिन तांजीरो बच जाता है। तांजीरो भागते हुए सोचता है कि मुझे कोई ऐसा हमला करना होगा जिससे ये बहुत धीरे धीरे खुद को हील कर पाए। काराकू फिर से अपने पंखे से हमला करता है, पर इस बार काराकू का हमला इतना जोरदार होता है कि तांजीरो इसकी चपेट में आ जाता है और घर भी टूट जाता है। नेजुको हवा में गिरते हुए तांजीरो की तलवार को पकड़ लेती है। काराकू सेकिडो से कहता है, क्या नजारा है, अब हम इन्हें आसानी से पकड़ लेंगे, उनके पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। हम देखते हैं कि तांजीरो और नेजुको अटैक से बच जाते हैं, पर नेजुको के ऊपर घर के टुकड़े गिर जाते हैं। नेजुको तांजीरो की तलवार को कसकर पकड़ लेती है। तांजीरो नेजुको से कहता है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम तलवार को छोड़ दो जिससे मैं डीमंस पर अटैक कर सकूं। नेजुको के खून से तलवार गीली होने लगती है। काराकू और सेकिडो चारों तरफ देख रहे होते हैं। वो कहते हैं, जैसे ही ये धुआं हटेगा वैसे ही हम उन्हें मार देंगे। तांजीरो नेजुको से तलवार छोड़ने के लिए कहता है, पर नेजुको तलवार को और कसकर पकड़ लेती है। अगले सीन में हम वापस से मिचिरो की तरफ जाते हैं। ग्योको मिचिरो को अपना नाम बताता है और कहता है, तुम्हें मारने से पहले क्या हम थोड़ी बातचीत कर सकते हैं? ग्योको आगे कहता है, मैं तुम सबको अपनी कलाकारी दिखाना चाहता हूँ। मिचिरो को इस बात पर कुछ समझ नहीं आता है। ग्योको अपने एक पॉट से 5 तलवार बनाने वाले को निकालता है। उनकी बॉडी आपस में जुड़ी होती है और उनके अंदर तलवार भी घुसी होती है। ग्योको कहता है, मैंने इसे नाम दिया है तलवार बनाने वालों की दर्दनाक मौत। अच्छा है ना? अपने दोस्तों का ऐसा हाल देखकर कानामोरी और कोटेत्सु बहुत ज्यादा डर जाते हैं
और रोने लगते हैं। उसके बाद ग्योको तलवार बनाने वालों का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है और उनके अंदर घुसी हुई तलवार को भी घुमाने लगता है, जिससे सभी तलवारबाज दर्द से चीखने लगते हैं। ये देखकर म्यूचिरो कहता है बस अब बहुत हुआ और ग्योको पर हमला कर देता है। ग्योको अपने पॉट से गायब हो जाता है और घर की छत पर रखे हुए पॉट से बाहर आ जाता है। म्यूचिरो समझ जाता है कि ग्योको अपने पॉट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ग्योको कहता है मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी म्यूचिरो घर की छत पर रखे हुए पॉट पर अटैक करता है और वो पॉट तोड़ देता है। ग्योको इस बार भी बच जाता है। ग्योको वहाँ से निकलकर दूसरे पॉट में आ जाता है। म्यूचिरो सोचता है कि ग्योको बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। अपने पॉट को टूटा हुआ देखकर ग्योको गुस्सा करने लगता है और म्यूचिरो को बुरा भला भी कहता है। म्यूचिरो सोचता है कि यहाँ पर इतने सारे पॉट कहाँ से आ गए। म्यूचिरो समझ जाता है कि ग्योको बार बार खुद की गर्दन को कटने से बचा रहा है। ये हानटेंगू जैसा नहीं है, अगर हम इसकी गर्दन काट देते हैं तो ये मारा जाएगा। तभी ग्योको अपने एक पॉट से 2 फिश निकालता है और म्यूचिरो पर अटैक कर देता है। इस अटैक का नाम 1000 नीडल्स होता है। इस अटैक में फिश अपने मुंह से बहुत सारे जहरीले कांटे म्यूचिरो की तरफ फेंकती है। म्यूचिरो इस अटैक से बच जाता है। उसके बाद फिश कोटेत्सु और कानामोरी पर अटैक कर देती हैं। उन्हें बचाने के लिए म्यूचिरो उन दोनों के सामने खड़ा हो जाता है, जिससे कांटे म्यूचिरो को लग जाते हैं, पर कानामोरी और कोटेत्सु बच जाते हैं। म्यूचिरो दोनों लोगों से वहां से भाग जाने को कहता है। तभी वो फिश वापस से अटैक करती है। म्यूचिरो तेजी से अपनी तलवार चलाकर उन्हें रोक देता है। तब तक कानामोरी और कोटेत्सु वहां से भाग जाते हैं। ग्योको कहता है कांटों में जहर था, ये तुम्हारे हाथ पैरों को सुन्न कर देगा। तुमने बेकार में जिंदगियां बचाई हैं, जिसकी वजह से तुम इस बेकार जगह पर अपनी जिंदगी खो दोगे। तुम रहो या ना रहो, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी म्यूचिरो को एक आधा चेहरा दिखाई देता है जो उसे कहता है तुम्हारी जिंदगी बेकार है। म्यूचिरो सोचता है कि ये कौन था। कोई उसे ये बात पहले भी कह चुका है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है कि उसे ऐसा किसने कहा था। म्यूचिरो को अपना थोड़ा बहुत पास्ट याद आने लगता है, जिसमें गर्मियों की रात होती है और घर के अंदर म्यूचिरो बैठा हुआ होता है। म्यूचिरो सोचता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ था, शायद गर्मी की वजह से खुला हुआ होगा। आगे ग्योको म्यूचिरो से कहता है तुम एक हाशिरा हो ना, आखिर मैं एक हाशिरा से किस तरह का आर्ट बना सकता हूँ। म्यूचिरो ग्योको से कहता है मैं नहीं, तुम्हारी ये बकवास बेकार है, और ग्योको की गर्दन पर अटैक कर देता है। लेकिन ग्योको अपने वाटर प्रेजेंट पॉड का यूज करके म्यूचिरो को एक वाटर पॉड में कैद कर लेता है। ग्योको कहता है घुटन से मरना कितना स्टाइलिश और सुंदर है। तुम्हारी तलवार जब मेरी गर्दन को काटने वाली थी तो ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। म्यूचिरो पानी को अपनी तलवार से काटने का ट्राई करता है, पर उसे कुछ नहीं होता है। म्यूचिरो उसके अंदर से सांस भी नहीं ले पाता है। तुम इसके अंदर अपनी ब्रीदिंग फॉर्म भी यूज नहीं कर सकते हो। जैसे ही हम इस गांव को खत्म कर देंगे, उसके बाद डीमन स्लेयर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे और हम मोबियासुकी की फैमिली को भी मार देंगे। अब आएगा ना मजा बेंच। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेजुको के खून से तांजीरो की पूरी तलवार भीग चुकी होती है। उसके बाद नेजुको उस पर अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करती है। तांजीरो देखता है कि उसकी तलवार जलने लगती है, जिससे तांजीरो की तलवार का टेम्परेचर बढ़ जाता है और तांजीरो की काली तलवार अब लाल रंग की हो जाती है। तांजीरो इस तलवार को एक्सप्लोडिंग ब्लड ब्लेड कहता है। हम अगले सीन में देखते हैं कि तांजीरो के एंसेस्टर आपस में बात कर रहे होते हैं कि योरुची की काली तलवार लड़ाई के समय लाल हो जाती है। तांजीरो सोचता है कि ये मेरे एंसेस्टर की यादें हैं। मेरी तलवार अब हानाफूड़ा इयररिंग्स वाले इंसान के जैसे दिख रही है, पर ये नेजुको के खून की वजह से हुई है। ये उस तलवारबाज से अलग है, पर हमारी तलवार सेम है। मैं जैसे जैसे स्ट्रांग होता जा रहा हूँ, डीमंस भी स्ट्रांग हो रहे हैं। सभी लोगों ने अब तक मेरी डीमंस को हराने में हेल्प करी है। मुझे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। ऐसा बोलकर तांजीरो सेकिडो और काराकू के पीछे आ जाता है। तांजीरो को देखकर काराकू और ओरोगी मजाक उड़ाते हैं, पर सेकिडो को मुजान की मेमोरी याद आने लगती है। सेकिडो सोचता है तांजीरो की तलवार भी योरुची जैसी लाल हो गई है, योरुची जिसने मुजान को लगभग मार दिया था। तभी तांजीरो के सर पर बना हुआ चोट का निशान कर्स मार्क में बदल जाता है और तांजीरो योरुची जैसा दिखने लगता है। तांजीरो कहता है हिनोकामी कागुरा और एक ही बार में तीनों डीमंस का सर काट देता है। हम देखते हैं कि तांजीरो का अटैक एक ड्रैगन जैसा दिखता है। तांजीरो इसे हेड डांस कहता है। तांजीरो सोचता है कि जब मैंने ग्योटारो से लड़ाई की थी, तब से मैं इस अटैक के बारे में सोच रहा था।
हम देखते हैं कि तीनों डीमंस का सर जमीन पर गिर जाता है। तांजीरो कहता है कि अब चौथे डीमन का सर भी काटना है, उसके बाद ये डीमन मर जाएगा। तांजीरो पीछे मुड़कर देखता है कि गेन्या ने चौथे डीमन का भी सर काट दिया है, लेकिन कुछ अजीब था, गेन्या एक डीमन जैसा दिखने लगता है। तांजीरो सोचता है क्या गेन्या ने सेम टाइम पर ही डीमन का सर काटा था और ये गेन्या डीमन जैसा क्यों दिख रहा है। दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तांजीरो सोचता है क्या गेन्या एक डीमन बन चुका है, क्योंकि वो एक डीमन जैसा लग रहा होता है। हम देखते हैं कि सभी डीमंस बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। काराकू कहता है ये कैसा अटैक है, मुझे दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, पता नहीं मेरी पावर्स को क्या हुआ है, मैं वापस से खुद को जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ। सेकिडो काराकू से कहता है शांत रहो, हम जनरेट कर पा रहे हैं पर थोड़ा धीरे धीरे। तांजीरो सोचता है कि चौथे डीमन का भी सर कट गया है, क्या हमने सभी डीमंस को मार दिया है। तांजीरो समझ जाता है कि इस अटैक का उन पर तो असर हुआ है, पर इससे वो डीमंस मरे नहीं है और मन ही मन कहता है मुझे लगा था कि हम इन्हें गोटारो और डाकी की तरह खत्म कर देंगे, लेकिन इन चारों को एक साथ मारने का कुछ फायदा नहीं हुआ। हम देखते हैं कि नेजुको अभी भी मलबे में फंसी है, जिसको तांजीरो जाकर अपनी तलवार की मदद से निकाल लेता है। तांजीरो आगे सोचता है कि शायद डीमंस का गला उनका वीक पॉइंट नहीं है और कुछ देर पहले मुझे एक अजीब सी स्मेल भी आई थी, क्या यहाँ पर एक और डीमन है। फिर उसको महसूस होता है कि यहाँ पर वाकई में 5वां डीमन है, जिसको उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। इसके बाद गेन्या तांजीरो के पास आता है और गुस्से में तांजीरो से कहता है तुम अपने आप को इतना ज्यादा पुश मत करो, वो मैं हूँ जो इस डीमन को हरा कर एक हाशिरा बनूंगा। तुम अकेले अपर रैंक से इस डीमन को मार नहीं पाए, जिसकी वजह से तुम एक हाशिरा नहीं बन पाए, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तांजीरो ये सब सुनकर कहता है ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, इसमें मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। गेन्या कहता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। गेन्या तांजीरो की आंखों में देखता है और समझ जाता है तांजीरो उसकी हेल्प करना चाहता है। तांजीरो गेन्या से कहता है यहाँ पर एक और डीमन है, हमें जल्दी से जल्दी उसे मारना होगा। तांजीरो आगे कहता है मैं और नेजुको तुम्हें बाकी डीमन से बचाएंगे, तुम बस 5वें डीमन का सर काट दो, मुझे जैसे ही वो डीमन मिल जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। बस तुम एक बात का ध्यान रखना, कहीं गुस्से में आकर तुम मेरी बहन नेजुको को मत मार देना। तभी हम देखते हैं कि डीमंस की बॉडी हील हो जाती है और वो आकर डीमंस पर हमला शुरू कर देते हैं। गेन्या और नेजुको सभी डीमन से लड़ रहे होते हैं। तांजीरो 5वें डीमन की तलाश में निकल जाता है। काराकू और नेजुको लड़ रहे होते हैं। तभी काराकू अपने फैन से अटैक करता है, जिससे तांजीरो को हवा के झोंके लगते हैं। उससे उसे 5वें डीमन की स्मेल आने लगती है और तांजीरो 5वां डीमन को ढूंढ लेता है, जो कि खुद रियल हानटेंगू होता है। वो बहुत ज्यादा डर गया होता है। वो कहता है मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा, मेरे बाकी के डीमंस उन लोगों को हरा देंगे। तांजीरो गेन्या को 5वें डीमन को मारने के लिए नॉर्थ ईस्ट में जाने को कहता है। ये सुनकर गेन्या हानटेंगू की तलाश में जाने लगता है, लेकिन सेकिडो ये सारी चीजें सुन रहा होता है और वो इन लोगों पर बिजली के झटके देने का ट्राई करता है। तांजीरो गेन्या से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ, अगर कोई भी डीमन तुम पर अटैक करता है तो मैं उसे संभाल लूंगा। तांजीरो साथ में नेजुको को भी गेन्या के साथ में जाने के लिए कहता है। तभी काराकू आकर तांजीरो पर अटैक करने लगता है। इससे बचने के लिए तांजीरो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तांजीरो को एहसास होता है कि अब सेकिडो अपनी बिजली के झटकों से अटैक करने वाला है, पर तभी तांजीरो को बचाने के लिए नेजुको बीच में आ जाती है, लेकिन आइजेत्सु अपने हथियार से नेजुको की बॉडी के आर पार कर देता है। फिर हमें एक नया सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्योको म्यूचिरो से कहता है क्या ये दर्दनाक है, ये दर्दनाक ही होना चाहिए। म्यूचिरो निकलने का ट्राई करता है, लेकिन वो समझ जाता है कि उसके सारे अटैक्स और ब्रीदिंग टेक्निक्स बेकार हैं। तुम यहाँ से सांस नहीं ले सकते हो, तुम्हारी जल्दी सांस फूलने से मौत हो जाएगी। ऐसा किसी को तड़पते हुए देखने में बहुत मजा आता है। दूसरी तरफ आइजेत्सु नेजुको को पेड़ में अटका देता है। आइजेत्सु कहता है हिलो मत, तुम्हें देख के मैं दुखी हो रहा हूँ। सेकिडो कहता है उसको ऐसे ही फंसा कर रखो। तभी हम देखते हैं कि अचानक से तांजीरो बहुत तेजी से सेकिडो का हाथ काट देता है। तांजीरो की स्पीड देखकर सेकिडो चौंक जाता है। जब मैं तांजीरो से मिला था तब से ये ज्यादा तेज हो गया है और अभी लड़ाई करते समय भी ताकतवर हो रहा है और बहुत अच्छे से सोच भी पा रहा है। सेकिडो उसके स्किल्स की बहुत ज्यादा तारीफ भी करता है। तभी तांजीरो अपने अगले हमले से उरोगी का पंख काट देता है, जिससे उरोगी घायल हो जाता है। तांजीरो को इतना फास्ट देखकर सेकिडो के होश उड़ चुके होते हैं। तभी नेजुको भी आइजेत्सु को मारना चालू कर देती है और अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके आइजेत्सु का स्वाहा कर देती है। तभी काराकू भी अपने पंखे से तांजीरो पर अटैक करता है। ये अटैक बहुत ही ज्यादा जोरदार होता है, जिससे तांजीरो जमीन में घुस जाता है। काराकू कहता है ये तो गया,
अब वो अमेरिकन ब्रीदिंग वाला को ढूंढना है। पर हम देखते हैं कि तांजीरो पहले से ही काराकू का एक हाथ काट चुका होता है। काराकू सोच में पड़ जाता है कि इतने जोरदार अटैक के बाद भी तांजीरो कैसे उसका हाथ काट सकता है। इसके बाद तांजीरो गेन्या से चिल्ला कर कहता है, तुम अपने राइट जाओ, हानटेंगू अब साउथ में चला गया है, तुम ये कर सकते हो। गेन्या कहता है, मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ, क्या ये कोई बकवास टेक्निक है जिससे डीमन ने अपने आप को छुपा रखा है? वो आखिर कहाँ छुपा हुआ है? मैं जितनी देर करूंगा मेरी उतनी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तांजीरो कहता है, अपनी वेस्ट साइड में देखो, वो बहुत ज्यादा पास में है। तभी गेन्या की नजर हानटेंगू की मेन बॉडी पर जाती है। हानटेंगू की बॉडी का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। गेन्या तुरंत अपनी गन से हानटेंगू पर फायर करता है, पर हानटेंगू का साइज बहुत छोटा होने की वजह से गोली मिस हो जाती है। गेन्या सोचता है, इसके मुकाबले वो चारों डीमन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या ये उन चारों डीमन को कंट्रोल कर रहा है? तभी गेन्या अपनी तलवार निकालकर हानटेंगू की गर्दन पर अटैक करता है। हम देखते हैं कि गेन्या के अटैक से हानटेंगू की गर्दन तो नहीं कटती है, गेन्या की तलवार टूट जाती है। गेन्या सोचता है, हानटेंगू की गर्दन इतनी मोटी है कि वो उसकी तलवार से नहीं कटेगी। फिर गेन्या अपनी गन निकालकर हानटेंगू पर अटैक करता है, पर उसका भी हानटेंगू पर कुछ असर नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि सेकिडो गेन्या के पीछे आ जाता है और गेन्या पर अटैक करने वाला होता है। गेन्या सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा स्लो था, मैं इन डीमंस की तरह खुद को रीजनरेट नहीं कर सकता हूँ। गेन्या इसके बाद अपने भाई को याद करता है, भाई मैं एक हाशिरा बनना चाहता था जिससे तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। जो भी पास्ट में हुआ था मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता था। हमें गेन्या का एक पास्ट भी दिखाया जाता है जिसमें गेन्या के हाथ में एक इंसान की लाश होती है और उसके सामने सरपेंट हाशिरा शानेमी खड़ा होता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलता है, मेरी माँ की हाइट हम लोगों से बहुत छोटी थी, उनको मैंने कभी भी आराम करते हुए नहीं देखा, वो सुबह शाम काम करती रहती थी। वहीं मेरे पिताजी एक लंबे चौड़े आदमी थे जो कि कुछ भी काम नहीं करते थे, वो किसी लायक नहीं थे। लोग इन्हें इतना नफरत करते थे कि उन्हें लोगों ने इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। उन्हें वो मिला जिसके वो लायक थे। वो मेरी मम्मी को मारते थे। मेरी मम्मी इतनी छोटी और नाजुक होने के बावजूद भी हम लोगों को बचा लेती थी। मेरे पापा किसी दानव से कम नहीं थे। हम आगे देखते हैं कि गेन्या के भाई बहन सो रहे होते हैं, लेकिन गेन्या और सानेमी को नींद नहीं आती है क्योंकि उनकी माँ घर नहीं आई होती है। सानेमी बोलता है, मैं माँ को ढूंढने जा रहा हूँ, तुम यहाँ का ध्यान रखना। सानेमी के जाते ही सभी लोग जाग जाते हैं क्योंकि उनको भी अपनी माँ की चिंता होती है। तभी गेट पर कोई आता हुआ दिखाई देता है जिसको गेन्या के भाई बहन माँ समझकर गेट खोलने के लिए जाते हैं। गेन्या उन्हें मना कर रहा होता है। तभी गेट अचानक से टूटता है और उसके भाई बहन घायल हो जाते हैं और कोई जानवर आता है जो गेन्या पर अटैक करता है। गेन्या के हाथ में एक छोटा बच्चा भी होता है और अंधेरा होने की वजह से गेन्या सोचता है ये कौन है, क्या ये भेड़िया है या कुत्ता है? तभी वो जानवर गेन्या पर हमला करने के लिए आता है। तभी सानेमी उस जानवर को घर के बाहर ले जाता है और गेन्या को भागने को कहता है। गेन्या देखता है कि उसके सभी भाई बहन घायल हो चुके हैं और वो डॉक्टर ढूंढने के लिए तुरंत जाता है और वो जब वापस लौट कर आता है तो सूरज निकल चुका होता है। वो देखता है कि सानेमी खून से लथपथ खड़ा होता है और नीचे एक लाश पड़ी होती है जो कि धीरे धीरे राख में बदल रही होती है। वो लाश उसकी मम्मी की होती है। गेन्या रोते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? मम्मी को क्यों मारा? तुम खूनी हो, कातिल हो। फिर हमें वापस से गेन्या और सेकिडो का अटैकिंग वाला सीन दिखाया जाता है और वो मन ही मन कहता है, बड़े भाई मुझे माफ कर देना, मैंने उस दिन बहुत ज्यादा भला बुरा बोला क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया था ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ। जिसको मैंने भेड़िया समझा वो हमारी प्यारी माँ निकली। तुमने मुझे उनसे बचाया और उनको मार दिया। तुम्हें माँ को मारते वक्त कैसा महसूस हुआ होगा, कैसा लगा होगा उस दिन? तुम्हें मैंने भला बुरा भी बोला था जबकि तुमने ये सब मेरी जान बचाने के लिए किया था। हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ गेन्या और सानेमी पापा के मर जाने के बाद एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों अपने फैमिली की रक्षा करेंगे और सानेमी खुश हो जाता है। हमें वापस से गेन्या और सेकिडो का अटैकिंग वाला सीन दिखाया जाता है। गेन्या ये सब सोच रहा होता है, उसको लग रहा होता है कि वो बस अब मरने ही वाला है और भावुक मन से सोचता है कि मैं कभी भी हाशिरा नहीं बन सका क्योंकि मुझे ब्रीदिंग स्टाइल टेक्निक नहीं आती है। गेन्या अपने भाई से मिलना चाहता था लेकिन वो एक हाशिरा नहीं था जिससे उससे मिल पाना मुमकिन नहीं था। एक हाशिरा से मिलने के लिए एक हाशिरा होना जरूरी होता है। एक सीन में सानेमी उससे कहता है, तुम जैसा नालायक मेरा भाई हो नहीं सकता, तुम डीमन स्लेयर छोड़ के चले जाओ। तभी गेन्या को तांजीरो की आवाज आती है। तांजीरो कहता है, गेन्या हार मत मानो, और वो सेकिडो का हाथ काट देता है। तांजीरो कहता है, एक बार फिर कोशिश करो, 5वें डीमन का सर काटो, हार मत मानो, तुम्हें एक हाशिरा बनना है और मैं तुम्हें पीछे से कवर कर रहा हूँ। तभी तांजीरो के पीछे से आइजेत्सु आ जाता है और हमला करता है।
लेकिन गेन्या तांजीरो को कवर कर लेता है। गेन्या बहुत घायल हो चुका होता है और वो कहता है, मैं उसका सर काट नहीं सकता हूँ, तुम काटो, ये आखिरी बार है कि मैं तुम्हें कुछ करने को कह रहा हूँ। गेन्या फिर आइजेत्सु पर गन से अटैक कर देता है। तांजीरो हानटेंगू के पीछे चला जाता है। वो देखता है कि हानटेंगू बहुत छोटा हो चुका होता है और तेजी से भाग रहा होता है। तांजीरो कहता है कि मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। वो हानटेंगू के पास जाकर अपनी तलवार से आग निकालकर हमला करने वाला होता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड का टाइटल है ऑफुल विलन। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तांजीरो हानटेंगू की रियल बॉडी के पीछे भागकर उसे पकड़ लेता है। तांजीरो सोचता है कि ये छोटा है और इस पर निशाना लगाना कठिन है, पर मैं कर सकता हूँ, और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार से हमला करता है। जैसे ही तांजीरो की तलवार हानटेंगू की गर्दन पर पड़ती है, हानटेंगू चीखना शुरू कर देता है। तब हमें पता चलता है कि हानटेंगू की जीभ पर डरपोक लिखा होता है। हानटेंगू की चीख से तांजीरो के कान फटने लगते हैं। तांजीरो के अटैक से हानटेंगू का सर धीरे धीरे कटने लगता है, पर तांजीरो अपने पीछे एक और भयानक डीमन को महसूस करता है। तांजीरो सोचता है कि इसकी स्मेल बाकी 4 डीमन से अलग है। अब मैं क्या करूं? मैं पहले हानटेंगू की असली बॉडी की गर्दन काटूं या अपने पीछे वाले डीमन पर हमला करूं? हम देखते हैं कि तांजीरो की तलवार पर नेज़ुको के खून का असर भी खत्म हो जाता है, जिससे तांजीरो हानटेंगू की गर्दन नहीं काट पाता। तभी तांजीरो के पीछे से गेन्या उस नए डीमन को शूट करने के लिए तांजीरो को वहां से हटने के लिए कहता है। तांजीरो सोचता है, मैंने एक गलत डिसीजन ले लिया है। मेरे बीच में होने की वजह से गेन्या शूट भी नहीं कर सकता है। हम देखते हैं कि वो नया 6th डीमन अपना एक ड्रम बजाता है, जिससे आसपास के सभी पेड़ ड्रैगन्स में बदल जाते हैं और तांजीरो पर हमला कर देते हैं। तांजीरो जैसे तैसे करके उनसे बचने की कोशिश करता है और नेज़ुको आकर तांजीरो को बचा लेती है, पर एक ट्री ड्रैगन नेज़ुको का पैर काट देता है, जिससे तांजीरो और नेज़ुको जमीन पर गिर जाते हैं। तांजीरो नेज़ुको से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तांजीरो देखता है कि नेज़ुको का पैर वापस से हील हो चुका है, जिससे तांजीरो को चैन की सांस आती है। इसके बाद उस नए डीमन का फेस दिखाया जाता है। वो कहता है, तुम लोग एक कमजोर को सता रहे हो, ये बहुत ही खराब बात है। अब ये मुझसे सहन नहीं होता है। तभी हमें उस डीमन की आंखों में दिखाया जाता है, जिस पर लिखा होता है अपर रैंक 4, जिसको देखकर तांजीरो डर जाता है। तांजीरो सोचता है, क्या ये 6th डीमन है? मैं अब और नहीं झेल सकता हूँ। तांजीरो देखता है, उसे अब बाकी के 4 डीमन की स्मेल नहीं आ रही है। गेन्या सोचता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या हुआ? कुछ समय पहले ये एंगर डीमन सैकिडो था। उसके बाद गेन्या समझ जाता है, जब तांजीरो हानटेंगू की गर्दन काट रहा था, तब सैकिडो ने पलक झपकते ही उरोगी और काराकू को अब्सॉर्ब कर लिया था। उसके बाद अगले ही पल में आइजेत्सु को भी अब्सॉर्ब कर लिया था, जबकि वो मना कर रहा था, जिससे सैकिडो एक नए डीमन में बदल गया। गेन्या अपनी गन में गोली भरते हुए सोचता है, ये अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और ये एक बच्चे जैसा दिख रहा है। इसके बाद 6th डीमन हानटेंगू को बचाने के लिए उसे एक पेड़ के अंदर कैद कर लेता है। तांजीरो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, पर जैसे ही 6th डीमन तांजीरो की तरफ देखता है, तांजीरो सांस नहीं ले पाता। 6th डीमन और ज्यादा भयानक दिखने लगता है। तांजीरो सोचता है कि ये कितना डरावना है, मैं ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। उसके बाद गेन्या हमला करने की सोच रहा होता है, पर 6th डीमन को देखकर गेन्या डर जाता है। वो गेन्या से कहता है, मैं जो कर रहा हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? तुम विलन लोग मुझे इसका जवाब दो। गेन्या सोचता है कि इसकी आवाज बहुत भारी है और डरावनी है, मैं अपनी स्ट्रेंथ खो रहा हूँ। तांजीरो और नेज़ुको जैसे तैसे खुद को संभालते हैं। तांजीरो अपनी तलवार को कसकर पकड़ लेता है और कहता है, आखिर हम विलन क्यों हैं? जिस पर वो 6th डीमन कहता है, क्योंकि तुम लोग एक कमजोर को सता रहे थे। तुम एक कमजोर को मारने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हारी हथेली के जितना बड़ा है। हमें दिखाया जाता है कि हानटेंगू पेड़ के अंदर बैठकर रो रहा होता है और बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है। 6th डीमन आगे कहता है, तुम लोग बहुत बेकार हो और बहुत ही ज्यादा निर्दयी हो। इस पर तांजीरो गुस्से में आकर कहता है, तुम उसे कमजोर कह रहे हो? तुम्हें पता भी है कमजोर कौन है? तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम लोगों को बस खून चाहिए। तुम लोगों ने कम से कम 100 से 200 लोगों को मारा होगा। उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या उन लोगों ने कुछ ऐसा काम किया था जिसके लिए तुम लोगों ने उन्हें मार दिया? तुम मेरे सामने मासूम होने का ड्रामा मत करो, जबकि तुमने कितने ही लोगों को मार कर खाया होगा। तुम लोगों को बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता। तांजीरो चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हारे सर को काट कर तुम सबको मार दूंगा। नेज़ुको और गेन्या भी ये सब सुन रहे होते हैं। गेन्या अभी भी अपनी जगह से हिल नहीं पाता है। वो सोचता है कि डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। 6th डीमन आगे तांजीरो से कहता है,
तुमने सब बोल लिया ना, या फिर अभी भी कुछ बाकी है? तांजीरो अपनी तलवार को आगे रखते हुए कहता है, तुम्हारा सर मैं खुद हाथ से काटूंगा। सिक्स्थ डीमन कहता है, मैंने जिन लोगों को खाया है क्या वो तुम्हारे रिश्तेदार थे? तांजीरो मना करता है। तब सिक्स्थ डीमन कहता है, फिर तुम्हें उससे क्या करना है? मैं किसी को भी खाऊं? तांजीरो कहता है, उससे मुझे फर्क पड़ता है, मैं बाकी लोगों को ऐसे मरने नहीं दे सकता हूँ। तुम लोगों को यूं ही मारते हो, तुम खुद ही एक विलन हो। ये सुनकर सिक्स्थ डीमन गुस्से में आ जाता है और अपना एक ड्रम बजाता है, जिससे ड्रैगन बने हुए पेड़ तांजीरो पर हमला करते हैं। थिंक एनिमे को सब्सक्राइब करो मेरे भाइयों और 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो। ही। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुइचिरो अभी भी ग्योको के वाटर प्रिजन में कैद होता है। ग्योको मुइचिरो को देखकर खुश होते हुए कहता है, लोगों को घुटन से मरते हुए देखना कितना अच्छा लगता है। ये मेरी कलाकारी का ही कमाल है। मैं तुम्हें ऐसा मरता हुआ देखना चाहता हूँ, पर ये बगल वाली झोपड़ी में क्या है, मुझे वो भी देखना है। ये बोलकर ग्योको उस झोपड़ी में जाने के लिए वहां से चला जाता है। मुइचिरो अपनी बची हुई सांस का यूज करके मिस्ट ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है, पर उसका भी वाटर प्रिजन पर कोई असर नहीं होता है। मुइचिरो सोचता है, मेरी तलवार खराब हो चुकी है, इसीलिए मेरी इस टेक्निक का कोई असर नहीं हुआ है। मुइचिरो सोचता है कि मैं मरने वाला हूँ। वो मास्टर गगाया को याद करता है और मन ही मन कहता है, काश मुझे कोई बचाने आ जाता। मास्टर, मैं मरने वाला हूँ, अब आपको कम से कम 2 और नए हाशिरा को ढूंढना होगा। तभी मुइचिरो को तांजीरो की स्पिरिट दिखाई देती है। तांजीरो की स्पिरिट कहती है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है। मुइचिरो सोचता है कि तांजीरो ने तो उसे ऐसा कभी कहा ही नहीं है। मुइचिरो सोच में पड़ जाता है कि ये बात उसे किसने कही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्योको झोपड़ी में जाता है, जहाँ पर कानामुरी पहरा दे रहा होता है। ग्योको को देखकर कानामुरी डर जाता है। ग्योको कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक पाओगे? इसके बाद ग्योको अपने पॉट से एक फिश डीमन निकाल कर कानामुरी पर हमला करता है, जिससे कानामुरी घायल हो जाता है। ग्योको कहता है, तुम इस झोपड़ी की रखवाली क्यों कर रहे हो? जरूर यहाँ पर गांव का मुखिया होगा। पर हम देखते हैं कि हागे नेजुका अपना पूरा ध्यान लगाकर तलवार को बना रहा होता है। ग्योको सोचता है कि गांव का मुखिया तो यहाँ नहीं है। वो हागे नेजुका को बुलाता है, पर हागे नेजुका तलवार को बनाने में इतना बिजी होता है कि वो ग्योको को अनसुना कर देता है। हागे नेजुका सोचता है कि इतनी अच्छी तलवार किसने बनाई है। उसने अपना नाम तक इस तलवार पर नहीं लिखा है, बस केवल एक अक्षर लिखा हुआ है। ग्योको ये देखकर चिढ़ जाता है। ग्योको मन ही मन कहता है, ये इतना ज्यादा अपने काम में फोकस कर रहा है कि मुझे सुन तक नहीं रहा। मैं एक कलाकार के रूप में इससे हार गया हूँ। हागे नेजुका को इतना फोकस देखकर ग्योको को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पॉट से एक फिश डीमन को निकालता है। वो फिश डीमन से हागे नेजुका पर अटैक करता है। इससे हागे नेजुका का मास्क भी टूट जाता है। मास्क के टूट जाने से हमें हागे नेजुका का भी चेहरा दिखाया जाता है। हागे नेजुका डीमन के हमले से घायल हो जाता है, पर फिर भी तलवार बनाना नहीं रोकता है। हागे नेजुका कहता है, मुझे समझ आ गया कि इसे बनाने वाले ने इस पर अपना पूरा नाम क्यों नहीं डाला। इस तलवार का केवल एक ही मकसद है। हागे नेजुका को देखकर ग्योको और ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है, तुम्हें मारना बहुत ही आसान सजा होगी, पर इससे पहले मैं तुमसे वो तलवार छीनूंगा और तुम्हारा ध्यान तोड़ दूंगा। उधर दूसरी तरफ तांजीरो की स्पिरिट मुइचिरो को हौसला दे रही होती है, क्योंकि मुइचिरो सोचता है कि वो मरने वाला है। तांजीरो की स्पिरिट मुइचिरो से कहती है, तुम सब कुछ खुद से डिसाइड क्यों कर रहे हो? कोई ना कोई तुम्हारी हेल्प करने जरूर आएगा। सब लोग सब कुछ खुद नहीं कर सकते हैं। मुइचिरो कहता है, मेरे एक गलत फैसले की वजह से मैं यहाँ पर कैद हूँ। मैंने खुद की ताकत को बहुत ज्यादा मान लिया था, क्योंकि मैं एक हाशिरा हूँ। मुझे बचाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि बाकी के सब लोग मुझसे कमजोर हैं। तभी वहाँ पर कोटेत्सु आ जाता है और पॉट को काटने का ट्राई करता है। मुइचिरो कोटेत्सु को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है और सोचता है कि तुम्हारे पास मुझे बचाने के अलावा भी बहुत ज्यादा जरूरी काम है। तो मैं गांव के मुखिया को बचाना चाहिए या फिर सारी तलवारों को इकट्ठा करके यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि एक फिश डीमन आकर कोटेत्सु पर हमला कर देता है। मुइचिरो कोटेत्सु को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, पर कोटेत्सु उसकी नहीं सुनता। उसके बाद कोटेत्सु बाहर से कुछ हवा वाटर पॉट के अंदर फूंक देता है, जिससे मुइचिरो सांस ले लेता है। तब मुइचिरो को तांजीरो की बात याद आती है, अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आपकी भी कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। मुइचिरो को फिर अपने फादर का फेस दिखता है, जो कहता है, जब इंसान दूसरों की मदद करता है तो उनके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा आ जाती है। इसके बाद मुइचिरो मिस्ट ब्रीदिंग का सेकंड फॉर्म यूज करता है, जिससे ग्योको का वाटर प्रिजन पॉट टूट जाता है।
मुइचिरो को याद आता है कि तांजीरो की आंखें उसके फादर के जैसे लाल है, इसीलिए उसे बार बार तांजीरो दिख रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मुइचिरो वाटर प्रिजन से बाहर आ जाता है, पर उसकी बॉडी में लगे हुए जहरीले कांटों की वजह से मुइचिरो की बॉडी सुन्न पड़ने लगती है। मुइचिरो जैसे तैसे करके सारे कांटे निकाल लेता है। उसके बाद मुइचिरो कोटेत्सु की तरफ देखता है, पर कोटेत्सु भी घायल पड़ा होता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे फिश डीमन आ जाते हैं। मुइचिरो सोचता है कि उसके पास लड़ने के लिए बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। मुइचिरो को अपने पापा का चेहरा याद आता है, जो उससे कहता है तुम ये कर सकते हो। अगले सीन में हमें मुइचिरो का पास्ट दिखाया जाता है। मुइचिरो को याद आता है कि उसके पापा एक लकड़हारे थे और वो उनकी हेल्प किया करता था। जब मुइचिरो 10 साल का था तब एक बीमारी की वजह से उसकी माँ की मौत हो जाती है और उसके पापा भी जब तूफान में उसकी माँ के लिए दवाई लेने जाते हैं तो एक पहाड़ी से फिसलकर उनकी भी मौत हो जाती है। उनके मरने के बाद मुइचिरो अकेला हो जाता है, पर मुइचिरो को याद आता है कि उसका एक और जुड़वा भाई था जो कि उससे बड़ा था, जिसका नाम युइचिरो होता है। दोनों भाई मुइचिरो और युइचिरो की सोच एकदम अलग होती है। एक दिन दोनों भाई लकड़ियां काट कर घर जा रहे होते हैं। युइचिरो मुइचिरो से कहता है दयालु होने का मतलब खुद की हेल्प करना है, किसी दूसरे की हेल्प करने से हमें कुछ भी नहीं मिलता है। जिस पर मुइचिरो कहता है तुम गलत हो, दूसरों की हेल्प करने से अंत में खुद को ही फायदा मिलता है। ये बात पापा ने मुझसे खुद कही थी। युइचिरो मुइचिरो की बात का जवाब देते हुए कहता है तुम एक बेवकूफ इंसान की बात पर विश्वास कर रहे हो जिसने दूसरों की जान बचाने के लिए खुद की जान की कुर्बानी दे दी। मुइचिरो कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हमारे पिताजी ने हमारी माँ को बचाने की पूरी कोशिश की थी। जिस पर युइचिरो कहता है अगर पिता दवाई लेकर आ भी जाते तो उसका माँ पर कोई असर नहीं होता। मुइचिरो कहता है तुम इतने मतलबी क्यों हो रहे हो। जिस पर युइचिरो कहता है कि अगर हमारे पापा तूफान में नहीं गए होते तो केवल हमारी माँ की ही मौत होती। ये सुनकर मुइचिरो रोने लगता है। युइचिरो उसे डांट कर चुप कर देता है। मुइचिरो प्रेजेंट में सोचता है मुइचिरो में मुंह का मतलब है अयोग्य, यानी कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। जो बातचीत मेरे भाई से हुई थी उसका कोई मतलब नहीं है, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता है। मुंह का दूसरा मतलब व्यर्थ भी हो सकता है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। उसके बाद से मुइचिरो को लगने लगता है कि युइचिरो उससे नफरत करता है और ऐसे बात करता है जैसे उसके पास कोई दिल नहीं हो। कुछ समय बाद मुइचिरो पानी भरने के लिए जाता है, तब उसे एक खूबसूरत सी लेडी दिखती है। मुइचिरो सोचता है कि वो एक पेड़ की आत्मा है। हमें बताया जाता है कि वो लेडी मास्टर कगाया की पहली वाइफ जिसका नाम अमाने होता है। वो दोनों भाइयों के पास उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। अमाने दोनों भाइयों को बताती हैं तुम लोग उनके वंशज हो जिन्होंने पहली ब्रीथिंग स्टाइल बनाई थी, वो तुम्हारे पूर्वज थे। पर युइचिरो उनसे बुरा भला कहकर उन्हें भगा देता है। ये सुनकर मुइचिरो खुश हो जाता है और युइचिरो से उनके साथ जाने के लिए कहता है। जिस पर युइचिरो मुइचिरो को डांट देता है और चिल्ला कर कहता है तुम्हें चावल ढंग से बनाने आते नहीं है और तुम तलवारबाजी की बात कर रहे हो। तुम भी पापा और मम्मी के जैसे हो। माँ बीमार होने के बाद भी दिन रात काम करती थी, पापा भी तूफान में दवाई लेने के लिए चले गए। मैं तुम्हें कितना भी रोक लूं पर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो। लोगों की हेल्प करना सबके बस की बात नहीं है, ये केवल कुछ चुने हुए लोग ही कर सकते हैं। हम अभी बच्चे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो जो लेडी आई थी वो बस हमारा यूज करना चाहती थी, तुम समझते क्यों नहीं हो। जाओ जाकर चुपचाप अपना काम करो। दोस्तों ये सारी बातें युइचिरो चिल्ला कर कहता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुखी भी होता है। युइचिरो के डांटने के बाद मुइचिरो अपने भाई से बात करना बंद कर देता है। युइचिरो के भगा देने के बाद भी अमाने उनके घर आया करती थी, पर युइचिरो उन पर पानी डालकर उन्हें भगा देता है। एक रात बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से दोनों भाई घर का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं और उसी रात उनके घर में एक डीमन आ जाता है। डीमन कहता है घर में तुम लोगों के अलावा कोई नहीं है और डीमन मुइचिरो पर हमला कर देता है। युइचिरो मुइचिरो को बचाने के लिए बीच में आ जाता है, जिससे युइचिरो बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसका एक हाथ कट जाता है। मुइचिरो बहुत ज्यादा डर जाता है और रोने लगता है। डीमन कहता है तुम लोग ज्यादा शोर मत करो, तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो, तुम लोग मरो या जियो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर मुइचिरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मुइचिरो बहुत तेज चिल्लाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और मुइचिरो को कुछ भी याद नहीं रहता है। हम देखते हैं कि मुइचिरो के हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है और सामने वो डीमन पड़ा होता है। उस डीमन के हाथ पैर कटे हुए पड़े होते हैं। जैसे ही धूप डीमन पर पड़ती है, डीमन राख में बदल जाता है और गायब हो जाता है। इसके बाद मुइचिरो युइचिरो को देखने के लिए घर की तरफ जाने लगता है,
पर मुइचिरो भी बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है। वो जैसे तैसे यूइचिरो के पास पहुंचता है। हम देखते हैं कि यूइचिरो भी मरने की हालत में होता है और वो मरते मरते भगवान से प्रार्थना करता है। वो कहता है, भगवान मुझे कुछ भी हो जाए पर आप मुइचिरो को बचा लो। ये सब बात सुनकर मुइचिरो रोने लगता है। यूइचिरो आगे कहता है, भगवान वो मेरी तरह नहीं है। मुइचिरो एक दयालु बच्चा है, वो लोगों की मदद करना चाहता है पर मैंने उसे रोक दिया था। ये सब मेरी ही गलती है, इसकी सजा केवल मुझे ही मिलनी चाहिए। मुझे बहुत पहले से पता था। मुइचिरो में मुंह का मतलब लिमिटलेस है, यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर मुइचिरो के चेहरे पर एक निशान बनने लगता है। मुइचिरो खड़ा होकर मिस्ट ब्रीदिंग का 4th फॉर्म यूज करता है और सभी फिश डीमन को मार देता है और कोटेत्सु को भी बचा लेता है। कोटेत्सु बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है। उसके बाद भी वो मुइचिरो को हागे नेजुको को बचाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास 300 साल पुरानी तलवार होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्योको हागे नेजुका से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और लगातार हागे नेजुका पर हमला कर रहा होता है। ग्योको के हमले से हागे नेजुका की एक आंख भी खराब हो जाती है। उसके बाद भी हागे नेजुका तलवार बनाना नहीं रोकता है। ग्योको सोचता है, ये इंसान अपना काम रोक ही नहीं रहा है। मैंने इसकी एक आंख फोड़ दी है, उसके बाद भी ये चिल्लाया नहीं और चुपचाप अपना काम कर रहा है। अब मैं आखिर क्या करूं जिससे इसका ध्यान तलवार से हट जाए। तभी ग्योको की नजर कानामोरी पर पड़ती है। कानामोरी पहले से ही बहुत ज्यादा घायल होता है। ग्योको सोचता है, अगर मैं इसे मार दूं तो हागे नेजुका का ध्यान तलवार बनाने से हट जाएगा। तभी वहां पर मुइचिरो आ जाता है और ग्योको की गर्दन पर अटैक करता है, पर ग्योको मुइचिरो के हमले से बाल बाल बच जाता है। मुइचिरो को देखकर ग्योको हैरान हो जाता है। ग्योको सोचता है, मेरे वाटर प्रिजन पॉट से आखिर ये बच कैसे गया? ये मरने वाला था, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। अब ग्योको देखता है कि मुइचिरो के चेहरे पर कुछ निशान बन चुके होते हैं। मुझे जो जानकारी मिली थी उसके हिसाब से ऐसा ही निशान हानाफूड़ा इयररिंग्स वाले इंसान के चेहरे पर भी था। पर ये बात की बात है, पहले तो मेरा जहरीले अटैक की वजह से इसके हाथ पैर को सुन्न पड़ जाना चाहिए था। हम देखते हैं कि मुइचिरो के पिछले हमले की वजह से ग्योको के कंधे पर कट लग जाता है। ग्योको सोचता है, अब मुइचिरो की स्पीड और अटैक दोनों ही बहुत तेज हो गए हैं। इसके बाद मुइचिरो वापस से ग्योको पर अटैक करता है, पर इस बार ग्योको भी मुइचिरो पर काउंटर अटैक करता है। हम देखते हैं कि ग्योको अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करता है, जिससे ग्योको के पॉट से एक बड़ा सा ऑक्टोपस मुइचिरो और कानामोरी को पकड़ लेता है और साथ में वो झोपड़ी भी तोड़ देता है जिसमें हागे नेजुका तलवार ठीक कर रहा होता है। ग्योको देखता है कि हागे नेजुका अभी भी तलवार ठीक करने में लगा हुआ है। ये देखकर ग्योको कहता है, ये इंसान बिल्कुल ही चूतिया है, इसको मरना है क्या? सबसे पहले मैं सासिरा को मारूंगा, फिर इस तलवार बनाने वाले को भी। ग्योको आगे कहता है, मैंने पहले तुम पर रहम कर दिया था, पर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मुइचिरो ऑक्टोपस को एक झटके में काट देता है। हमें बताया जाता है कि कानामोरी मुइचिरो को एक नई तलवार दे देता है, जिसके लिए मुइचिरो कानामोरी को शुक्रिया कहता है। कानामोरी मुइचिरो से कहता है, मैंने ये तलवार बिल्कुल वैसे ही बनाई है जैसे तुम्हारा पिछला तलवार बनाने वाला तलवार बनाता था। मुइचिरो बताता है कि उसकी पिछली तलवार बनाने वाले का नाम टेत्सुइडो था। उसकी मौत दिल की बीमारी की वजह से हुई थी। ग्योको कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितनी भी तलवारें ले आओ। अगले सीन में हमें मुइचिरो और टेत्सुइडो का पास्ट दिखाया जाता है। टेत्सुइडो मुइचिरो से कहता है, लड़के, मुझे तुम्हारी चिंता है। मुझे चिंता है कि तुम्हें कोई नहीं समझता। जब तुम्हें चीजें याद नहीं आती हैं तब तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम्हें खून की उल्टियां होने लगती हैं। आखिर तुम्हें कौन समझेगा? तुम जब भी तलवार यूज करते हो तो मुझे रोना आता है। टेत्सुइडो आगे कहता है, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, पर मैं तुम्हारी चिंता करना नहीं छोड़ सकता हूँ। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर मुइचिरो टेत्सुइडो से माफी मांगता है और कहता है, मैंने आपको बस चिंता और दुख दिया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम देखते हैं कि मुइचिरो काफी तेजी के साथ ग्योको पर मिस्ट ब्रीदिंग का 5th फॉर्म यूज करता है और ऑक्टोपस को पूरी तरीके से काट देता है
और जैसे ही मुइचिरो ग्योको तक पहुंचता है तो ग्योको फिर से अपने पॉट में चला जाता है और मुइचिरो के पीछे वाले पेड़ पर रखे हुए पॉट से निकलता है। ग्योको कहता है, तुम कितने भी तेज हो जाओ पर मेरे पॉट को चेंज करने की स्पीड का सामना नहीं कर सकते हो। मुइचिरो कहता है, तुम्हारे सेंसेस खराब हो चुके हैं क्योंकि तुम कई 100 सालों से जिंदा हो। तभी हम देखते हैं कि ग्योको की गर्दन आधी कट चुकी होती है। मुइचिरो कहता है, अगली बार मैं तुम्हारी गर्दन के साथ तुम्हारा हथियार भी काट के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। मेरे पास तुम और तुम्हारे मटके के साथ खेलने का समय नहीं है। जिस पर ग्योको कहता है, अबे साले तुम ज्यादा मत उछलो। और मुइचिरो के पीछे रखे हुए पॉट से बाहर आकर मुइचिरो पर हमला करता है। मुइचिरो ग्योको के हमले से बचते हुए अपने भाई की बातों को याद करता है। युइचिरो मुइचिरो से माफी मांगता है कि वो कभी भी मुइचिरो के लिए दयालु नहीं बन सका क्योंकि केवल कुछ चुनिंदा लोग ही दयालु बन पाते हैं। हम कितनी भी अच्छी तरीके से जिंदगी जी लें, अंत में भगवान और बुद्धा तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मेरी तरह नहीं हो, तुम दूसरों की मदद कर सकते हो क्योंकि तुम्हें चुना गया है। मुइचिरो ऐसा सोचते हुए ग्योको पर हमला करता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कानामोरी पेड़ के पीछे से छुपकर ग्योको और मुइचिरो को लड़ते हुए देख रहा होता है। ग्योको और मुइचिरो एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे होते हैं। ग्योको कहता है, लड़के तुम मुझे कम समझ रहे हो। मुइचिरो कहता है, मैं तो सच बोल रहा हूँ। वैसे भी जब तुम्हारी गर्दन कट जाएगी तुम मर जाओगे। मुझे कम मत समझो, तुम बस 10 सालों से ही जिंदा हो। मुइचिरो कहता है, तुम्हारे अंदर एक ढंग की क्वालिटी नहीं है जिसकी मैं इज्जत करूं। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी शक्ल सब घटिया है। इसके बाद ग्योको वापस से एक पॉट से दूसरे पॉट में चला जाता है और कहता है, तुम्हें खूबसूरती की बिल्कुल भी समझ नहीं है। अगर हम पॉटी में रहने वाले कीड़ों को किताब भी दे दें तो वो पढ़ेंगे थोड़ी। जिस पर मुइचिरो कहता है, साले तुझे देखकर ऐसा लगता है कि तू पॉटी में ही रहता है। ग्योको गुस्से में आकर कहता है, तुम्हारे हाथ इतने छोटे हैं कि तुम्हारी तलवार मेरी गर्दन तक नहीं पहुंच सकती। इस पर मुइचिरो कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? और मेरी छोड़ो, तुम अपने हाथों की बात करो। क्या तुम मुझे लड़ने के लिए भड़का रहे हो? हम देखते हैं कि मुइचिरो ग्योको के पॉट को बड़ी ध्यान से देखता है। जिस पर ग्योको कहता है, क्या हुआ बच्चे? मुइचिरो कहता है, ये पॉट की डिजाइन बहुत ही घटिया है। ये सुनकर ग्योको बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। क्या बोला मेरे पॉट के बारे में? मेरे पॉट में क्या घटिया बात है, बता मुझे। और अपने सभी हाथ में एक पॉट लेकर अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है, जिससे 10,000 खतरनाक मछली वहां आ जाती हैं और मुइचिरो पर अटैक करती हैं। मुइचिरो भी मिस्ट ब्रीदिंग का 6th फॉर्म यूज करता है और उन सभी मछलियों को काट देता है। ये देखकर ग्योको चौंक जाता है और कहता है, उसने मेरी सभी मछलियों को काट दिया और उसकी स्पीड भी बहुत तेज हो गई है। मेरे जहर का भी कोई असर नहीं हो रहा। पर ग्योको थोड़ा खुश दिख रहा होता है। वो सोचता है, जब निचरिन स्वॉर्ड से ये मछली काटी जाती है तो हवा में ये जहर छोड़ देती है जो कि इंसान की स्किन से टच होने पर उस इंसान को मार देती है। पर मुइचिरो मिस्ट ब्रीदिंग का 3rd फॉर्म यूज करके सभी मछलियों को दूर उड़ा देता है। ये देखकर ग्योको दंग रह जाता है। वो सोचता है कि क्या हुआ। तभी मुइचिरो ग्योको की गर्दन को काटने के लिए जाता है, पर ग्योको तुरंत अपनी स्किन छोड़कर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। ये देखकर मुइचिरो कहता है, ये अजीब दुख है। तुम बंदरों की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलना बंद करोगे। मैं तुम्हें अब अपना असली रूप दिखाऊंगा। मेरा ये रूप केवल 3 लोगों ने देखा है। इसके बाद ग्योको अपनी तारीफ करने लगता है। जब भी मैं इस फॉर्म में आता हूँ तो मुझसे कोई भी नहीं बच पाता। जिस पर मुइचिरो कहता है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ग्योको चिढ़ते हुए कहता है, चुप रहो मूर्ख। मेरे हाथ अब डायमंड से भी ज्यादा हार्ड हो गए हैं। अब तुम मेरे इस फॉर्म के सामने झुक जाओ। मुइचिरो चुपचाप होकर ग्योको को अजीब तरीके से देख रहा होता है, जिस पर ग्योको और ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है, अबे साले कुछ तो बोल। मुइचिरो कहता है, अभी तुमने मुझे चुप रहने के लिए बोला था। इसके बाद ग्योको मुइचिरो पर सरप्राइज अटैक करता है, पर मुइचिरो उससे बच जाता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। ग्योको का अटैक इतना स्ट्रांग होता है कि इसके आसपास की जमीन हिल जाती है। हम देखते हैं कि ग्योको ने मुइचिरो के कपड़ों को छू लिया था, जिससे मुइचिरो के कपड़े मछली में बदल जाते हैं। ग्योको मुइचिरो से कहता है, अभी तुम कह रहे थे कि पेड़ पर चढ़ना बंद करो, तुम अब खुद देखो।
जिस पर मुइचिरो कहता है तुमसे इतनी बदबू आ रही थी कि जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। इसके बाद ग्योकू अपनी पावर्स के बारे में बताता है। वो बताता है कि अगर वो किसी चीज को छू लेगा तो वो फिश में बदल जाएंगी। मेरी बॉडी ताकतवर होने के साथ साथ बहुत ही फ्लेक्सिबल भी है, जिसकी वजह से मैं किसी भी दिशा में कितनी भी तेजी से मुड़ सकता हूँ। वो मुइचिरो से आगे कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? इस पर मुइचिरो हंसते हुए कहता है, हमला चाहे कितना भी पावरफुल हो, अगर वो सही जगह नहीं लगे तो वो बेकार है। अगले सीन में हमें मुइचिरो का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर युइचिरो मर चुका होता है और मुइचिरो मरने की हालत में पड़ा होता है। दोनों की बॉडी के चोट लगे हिस्से में छोटे छोटे कीड़े रेंगने लगते हैं, पर मुइचिरो अभी भी जिंदा होता है और वहाँ पर मास्टर कगाया की वाइफ आमाने आ जाती हैं और मुइचिरो को बचा लेती हैं, पर मुइचिरो अपनी याददाश्त खो देता है। मुइचिरो के अंदर वो गुस्सा अभी भी रहता है जो उसको पता नहीं कि किस चीज के कारण है, और ये गुस्सा उसे तब आया था जब उसने पहला डीमन मारा था। और मुइचिरो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है। अब हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। मुइचिरो सोचता है कि मैंने इतनी हार्ड ट्रेनिंग करी थी कि मुझे खून की उल्टियां होने लगती थी, पर मेरा एक ही लक्ष्य है, सभी डीमंस को जड़ से मिटा देना। इसके बाद मुइचिरो और ग्योकू आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ग्योकू अपना ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके बहुत तेजी से मुइचिरो के आसपास घूमने लगता है और अपनी तारीफ करता है, मेरे मूव्स प्रकृति के नियम को नहीं मानते हैं, मैं बहुत ही तेज हूँ, मैं तुम्हारे सर को काट कर इसे मछली में बदल दूंगा। इसके बाद ग्योको मुइचिरो के पीछे आ जाता है और मुइचिरो पर हमला करने लगता है, पर मुइचिरो मिस्ट ब्रीदिंग का 7th फॉर्म यूज करता है, जिससे ग्योको के चारों ओर घना कोहरा हो जाता है। ग्योको कोहरे में बार बार मुइचिरो पर हमला करता है, उसका मुइचिरो पर कोई भी असर नहीं होता है। ग्योको को कुछ भी समझ नहीं आता। वो सोचता है कि ये क्या चल रहा है, अभी तो मुइचिरो मेरे सामने ही था। उसके बाद मुइचिरो ग्योको के सामने आता है और उससे पूछता है, अब बताओ क्या कह रहे थे तुम, पहले तुम सीरियस नहीं थे, और ग्योको की गर्दन काट देता है। ग्योको सोचता है कि अब मुइचिरो मेरे सामने आ गया है, मैं फटाफट से इसे मारकर मुजान सामा को रिपोर्ट कर दूंगा, पर तभी ग्योको की गर्दन नीचे गिर जाती है। ग्योको को विश्वास नहीं होता कि उसकी गर्दन कट चुकी है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। ग्योको खुद की गर्दन कटने के बाद भी हार नहीं मानता है और खुद की तारीफ करने लगता है। वो कहता है कि मैं इतना सुंदर होकर एक बच्चे से कैसे हार सकता हूँ। मुइचिरो कहता है, तुम हार चुके हो, खत्म, टाटा, गुड बाय, दोबारा जिंदा मत होना। ग्योको चिल्ला कर कहता है, ऐसा संभव नहीं है, मैं इतना महान होकर एक साधारण इंसान से कैसे हार सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा महान हूँ, तुम कमजोर हो और बूढ़े होकर मर जाओगे, ये मेरे हाथों का कमाल है कि जो मैं इतना अच्छा आर्ट बनाता हूँ। मुइचिरो को ग्योको की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो ग्योको के सर के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और ग्योको राख बनकर उड़ जाता है। मुइचिरो कहता है, अब बस बहुत हो गया, तुम सीधे नरक में जाओ। उसके बाद मुइचिरो मास्टर कगाया की कही हुई बात को याद करता है, अगर तुम्हारा आत्मविश्वास वापस आ जाए तो तुम किसी भी चीज को हरा सकते हो। मुइचिरो आगे कहता है, अगर तुम्हें पता लग जाए कि तुम कौन हो तो कोई भी डीमन तुम्हारी तलवार से नहीं बच सकता। इसके बाद मुइचिरो के चेहरे पर बना हुआ कर्स मार्क गायब हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कानामोरी मुइचिरो के पास आकर उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर मुइचिरो कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर हम देखते हैं कि मुइचिरो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और देखते ही देखते मुइचिरो के मुंह से झाग निकलने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि योको के जहर की वजह से मुइचिरो अब बेहोश हो जाता है। कानामोरी को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। वो हागे नेजुका से मदद मांगने के लिए सोचता है, पर उसे याद आता है कि हागे नेजुका तलवार बनाने में बहुत ज्यादा बिजी हो गया था। इतना हो गया था कि वो जब मरने वाला था तब उस कमीने ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया था। इसके बाद कानामोरी के पास कोटेत्सु आ जाता है। वो कानामोरी से मुइचिरो को साइड में लेटाने के लिए कहता है। जैसे ही कानामोरी कोटेत्सु की तरफ देखता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि कोटेत्सु की पूरी बॉडी पर बहुत ज्यादा खून लगा होता है। कानामोरी को लगता है कि ये कोटेत्सु का भूत है। कोटेत्सु कानामोरी को समझाता है वो जिंदा है और इतना खून उसकी हाथ में लगी चोट की वजह से है। वो ये भी बताता है कि तांजीरो ने उसे तलवार का हैंड गार्ड दिया था, जो वो चाहता था कि वो उसकी तलवार में लगे, जिसकी वजह से वो डीमन के अटैक के बाद भी ज्यादा चोटिल नहीं हुआ। तभी मुइचिरो को फ्लेम हाशिरा रेनगोकू दिखाई देता है, जो उससे कहता है,
चलो हाशिरा होने के नाते हम दोनों मिलकर अपना बेस्ट दें। उसके बाद मुइचिरो को उसकी फैमिली भी दिखाई देती है जो उसे डीमन को हराने के लिए शाबाशी देती है। अपनी फैमिली को देखकर मुइचिरो रोने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तांजीरो हानटेंगू के 6 डीमन फॉर्म से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर उस डीमन के ट्री ड्रैगन तांजीरो पर भारी पड़ रहे होते हैं। तांजीरो सोचता है कि टोटल 5 ट्री ड्रैगन है और एक ट्री ड्रैगन 66 फुट तक जा सकता है। तांजीरो जैसे ही ट्री ड्रैगन पर हिनोकामी कागुरा का अटैक करने वाला होता है, वैसे ही ड्रैगन उरोगी की तरह सोनिक स्क्रीम अटैक करता है जो उरोगी के अटैक से ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे तांजीरो जमीन पर गिर जाता है। नेजुको तांजीरो को बचाने के लिए जाती है, तभी नेजुको को भी एक ट्री ड्रैगन पकड़ लेता है। दूसरी तरफ गेन्या भी ट्री ड्रैगन से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर दूसरा ट्री ड्रैगन गेन्या को भी पकड़ लेता है। सोनिक स्क्रीम अटैक की वजह से तांजीरो के भी कान फट चुके होते हैं। उसके बाद 6 डीमन अपने अलग अलग ड्रम बजाकर काराकू और आइजेत्सु के अलग अलग हमले करता है। हमें बताया जाता है कि 6 डीमन के ड्रम पर वही शब्द लिखे हुए होते हैं जो अलग अलग डीमन के जीप पर लिखे हुए थे। तांजीरो ट्री ड्रैगन के हमले से बचता है और सोचता है कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं खुद को रिकवर कर सकूं। अगर मुझे पता भी होगा कि हमला कहां से होने वाला है, उसके बाद भी मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। आगे तांजीरो भागते हुए ट्री ड्रैगन से 66 फुट दूर जाकर सोचता है कि ड्रैगन यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, पर ट्री ड्रैगन मुंह से और छोटा ड्रैगन निकलता है और उसके मुंह से एक और छोटा ट्री ड्रैगन निकलता है। ऐसा करते ड्रैगन खुद को बड़ा कर लेता है और तांजीरो को पकड़ लेता है। वो ड्रैगन धीरे धीरे तांजीरो को निगलने लगता है। तांजीरो सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं जरूर कुचला जाऊंगा। हम आगे देखते हैं कि वहाँ पर मित्सुरी आकर ड्रैगन को काट देती है और तांजीरो को बचा लेती है। 6 ड्रैगन मित्सुरी को देखकर सोचता है क्या ये हाशिरा है। मित्सुरी तांजीरो से लेट होने के लिए माफी मांगती है और साइड में बैठा कर आराम करने के लिए कहती है, पर तांजीरो को कुछ सुनाई नहीं देता है क्योंकि ड्रैगन के सोनिक स्क्रीम अटैक की वजह से तांजीरो के कान के पर्दे फट चुके होते हैं। इसके बाद मित्सुरी 6 डीमन से गेन्या और नेजुको को छुड़ाने के लिए जाती है। तांजीरो मित्सुरी को रोकने का ट्राई करता है, पर मित्सुरी आगे चली जाती है। सभी ट्री ड्रैगन एक साथ मित्सुरी पर अटैक करते हैं, पर मित्सुरी बड़ी ही आसानी से उनका सामना कर रही होती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में मित्सुरी जो हाकुटेन से गेन्या और नेजुको को छोड़ने के लिए कहती है। जो हाकुटेन मित्सुरी को चुप रहने के लिए कहता है। वो कहता है, मुझे केवल एक ही इंसान ऑर्डर दे सकता है। ये सुनकर मित्सुरी को गुस्सा आ जाता है और वो सोचती है, इसे देखो ये मेरे छोटे भाई के जितना बड़ा है और मुझसे कैसे बात कर रहा है। फिर मित्सुरी को याद आता है कि डीमन जैसे दिखते हैं वो उससे कई ज्यादा बड़े होते हैं, उनकी एज को पता नहीं लगाया जा सकता। फिर भी मित्सुरी को जो हाकुटेन की बात पसंद नहीं आती है। इसके बाद जो हाकुटेन अपने 2 ट्री ड्रैगन का यूज करता है। पहला ड्रैगन सोनिक स्क्रीम अटैक यूज करता है और दूसरा ड्रैगन थंडर अटैक करता है। इसे देखकर तांजीरो डर जाता है, पर मित्सुरी बड़ी ही आसानी से लव ब्रीदिंग का 3rd फॉर्म यूज करती है और अटैक को काट देती है। मित्सुरी कहती है, मुझे अब गुस्सा आ रहा है, तुम भले ही एक बच्चे जैसे दिखते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मित्सुरी के हमले को देखकर तांजीरो और जो हाकुटेन दोनों चौंक जाते हैं। हमें मित्सुरी की तलवार के बारे में बताया जाता है। तांजीरो सोचता है कि मित्सुरी की तलवार बहुत तेज है, इसे अपनी आंखों से फॉलो कर पाना बहुत ही ज्यादा कठिन है। तांजीरो सोचता है ये कितनी फ्लेक्सिबल है, इसीलिए और भी ज्यादा तेज है। जब मित्सुरी इसे यूज करती है तब ये और भी ज्यादा सुंदर लगती है। जो हाकुटेन लगातार अपने ट्री ड्रैगन से मित्सुरी पर हमला करता है, पर मित्सुरी हर एक ट्री ड्रैगन के हमले को बेकार कर देती है। जो हाकुटेन सोचता है ये तो बहुत तेज है। इसके बाद वो अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है, जिससे वहाँ पर बहुत सारे ट्री ड्रैगन आ जाते हैं। मित्सुरी उन्हें देखकर थोड़ा डर जाती है। हम देखते हैं कि तांजीरो को पेड़ दिखता है जिसमें हानटेंगू की रियल बॉडी कैद होती है। तांजीरो उस मेन बॉडी की तरफ भागने लगता है। हम आगे देखते हैं कि मित्सुरी सोचती है क्या वो अकेले ये सब हैंडल कर सकती है और सारे ट्री ड्रैगन को काटते हुए जो हाकुटेन की गर्दन को पकड़ लेती है। उसको लगता है कि अब जो हाकुटेन नहीं बचेगा और ये लड़ाई अब खत्म हो जाएगी। ये देखकर तांजीरो सोचता है कि मित्सुरी कितनी तेज है, पर ये अब बुरा हुआ। मित्सुरी जो हाकुटेन की गर्दन काटने का ट्राई करती है, पर तांजीरो मित्सुरी को चिल्लाकर बताता है इसकी गर्दन को काटने से कुछ नहीं होगा, हमें इसकी मेन बॉडी की गर्दन को काटना होगा। ये सुनकर मित्सुरी थोड़ा डरते हुए सोचती है क्या उसने एक गलत फैसला ले लिया है। तभी जो हाकुटेन कंप्रेस्ड साउंड वेव अटैक करता है। ये हमला इतना जोरदार होता है कि मित्सुरी जमीन पर गिर जाती है। मित्सुरी को बिल्कुल भी होश नहीं रहता है। जो हाकुटेन देखता है कि मित्सुरी अभी भी जिंदा है। ये देखकर वो चौंक जाता है। जो हाकुटेन मन ही मन कहता है क्या इस लड़की ने अपनी मसल्स को टाइट कर लिया था जिसकी वजह से ये बच गई।
ऐसा कैसे हो सकता है? इस हमले से हर कोई नहीं बच सकता। ये जैसी दिखती है उसके हिसाब से इसकी मसल्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। चलो अच्छा है, मैं जितने स्ट्रॉन्ग इंसान को खाऊंगा मेरी पावर भी उतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, पर मुझे सबसे पहले इसके दिमाग को बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसा सोचकर डीमन मित्सुरी को एक पंच मारने के लिए जाता है। अगले सीन में हमें मित्सुरी का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का मित्सुरी से कहता है, तुमसे कोई भालू, सुअर या सांड शादी करेगा? तुम्हारे बालों का रंग भी बहुत अजीब है। अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो हमारे बच्चों के बाल बहुत ही रंग बिरंगे हो जाएंगे। ये बोलकर वो लड़का मित्सुरी को शादी करने के लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उस समय मित्सुरी की उम्र 17 साल होती है। मित्सुरी बचपन से ही बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। जब उसकी मम्मी प्रेग्नेंट थी और वो 1 साल 2 महीने की थी, तब उसने अपनी मम्मी की हेल्प करने के लिए 4 किलो का पत्थर को बड़ी आसानी से उठा लिया था। मित्सुरी की मम्मी बहुत ही शांत स्वभाव की थी, पर उस दिन वो पहली बार चौंक गई थी। हमें आगे बताया जाता है कि जब मित्सुरी छोटी थी तो उसे खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। उसने 3 सुमो रेसलर को खाने के मुकाबले में हरा दिया था। यहाँ तक कि मित्सुरी ने उन्हें पंजे लड़ाने के मुकाबले में भी हरा दिया था। मित्सुरी के पिताजी मित्सुरी से कहते हैं, तुम्हारी मसल्स डेंसिटी बाकी लोगों की तुलना में काफी ज्यादा है। पर मित्सुरी जैसे जैसे बड़ी होती है तो उसे एहसास होता है कि वो बाकी लड़कियों से काफी अलग है। एक दिन मित्सुरी उदास होते हुए अपनी मम्मी से पूछती है, क्या मेरी शादी कभी हो पाएगी? मैं दूसरों की तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, ज्यादा खाती हूँ, मेरे बालों का रंग भी बहुत अजीब है। मित्सुरी के पिता मित्सुरी से कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम हमेशा हमारे साथ रह सकती हो। मित्सुरी की शादी टूटने के बाद मित्सुरी खुद की सच्चाई को छुपाने का फैसला करती है। उसके बाद मित्सुरी अपने बालों पर डाई लगाती है। यहाँ तक कि मित्सुरी खाना भी कम कर देती है, जिसकी वजह से मित्सुरी थोड़ी कमजोर सी दिखने लगती है। मित्सुरी ने खुद को कमजोर दिखाने के लिए कई सारे झूठ भी बोले थे, जिसकी वजह से उसकी फैमिली भी चिंता में आने लगी। उसके बाद एक आदमी मित्सुरी से शादी करने के लिए मान जाता है, पर मित्सुरी सोचती है, क्या ये सही है? वो ऐसे अपनी पहचान छुपाकर पूरी जिंदगी नहीं रह सकती। क्या ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो लोगों की हेल्प करने के लिए कुछ कर सकती है? क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ उसे अपनी सच्चाई छुपानी ना पड़े? क्या कोई है जो उसे ऐसे ही प्यार करेगा? ये सही नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं। मित्सुरी को होश आ जाता है। वो देखती है कि तांजीरो, गेन्या और नेजुको जो हाकुडन के अटैक से मित्सुरी को बचा रहे हैं। मित्सुरी सोचती है, क्या मैं बेहोश हो गई थी? तांजीरो गेन्या से कहता है, हमें मित्सुरी को बचाना ही होगा, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद सभी लोग मित्सुरी को उठाकर भागना शुरू कर देते हैं। तांजीरो आगे कहता है, जब तक मित्सुरी जिंदा है तब तक हम जीत सकते हैं, चलो हम मित्सुरी को बचाएं। जो हाकुडन ये सुनकर कहता है, ये क्या बेहुदा हरकत है, और एक जोरदार बिजली का हमला करता है, जिससे आसपास की जमीन के टुकड़े हो जाते हैं। जो हाकुडन आगे सोचता है, क्या मैंने उन्हें मार दिया? हम आगे देखते हैं। मित्सुरी रोते हुए सभी लोगों से शुक्रिया कहती है। वो कहती है, मैंने एक हाशिरा होने के बाद भी सब कुछ बेकार दिया, मैं अपने साथियों को मरने नहीं दे सकती हूँ। डीमन स्लेयर कोर मेरे लिए बहुत ही जरूरी जगह है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मेरे सामने एक अपर रैंक डीमन ही क्यों ना हो, मैं बुरे लोगों से बिल्कुल भी हार नहीं सकती हूँ। तैयार हो जाओ, मैं अब सीरियस होने वाली हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर कागाया मित्सुरी की तारीफ करते हुए कहते हैं, तुम्हें अपनी ताकत पर गर्व होना चाहिए। तुम्हें भगवान के द्वारा चुना गया है। जो लोग तुम्हें बुरा भला कहते हैं वो तुम्हारी पावर से जलते हैं। ये सुनकर मित्सुरी रोते हुए मास्टर को शुक्रिया कहती है और अपने माता पिता को इतनी स्ट्रांग बॉडी देने के लिए शुक्रिया कहती है। मित्सुरी सोचती है, सभी लोगों ने मुझे डीमन स्लेयर कोर में स्वीकार किया है। जब भी मैं लोगों को डीमन से बचाती हूँ तो सभी लोग मेरी तारीफ करते हैं, मुझे शुक्रिया कहते हैं। हमें आगे दिखाया जाता है कि सरपेंट हाशिरा इगुरो मित्सुरी को एक पेयर सॉक्स भी गिफ्ट करता है। ये देखकर मित्सुरी शर्मा जाती है। मित्सुरी इगुरो से कहती है, मैं इन्हें बहुत अच्छे से संभाल कर रखूंगी। इस पर इगुरो कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर ये फट जाएंगे तो मैं तुम्हें दूसरे दे दूंगा। ये सुनकर मित्सुरी खुश हो जाती है। अब हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। मित्सुरी कहती है, क्या एक लड़की का इतना स्ट्रांग होना सही नहीं है? मैंने हमेशा से अपनी ताकत को छुपा कर रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लोग सोचें कि मैं एक इंसान हूँ या नहीं हूँ। मैं अपनी पावर से डरी हुई थी, पर और नहीं। मित्सुरी तांजीरो की बात को याद करती है और अपनी तलवार को कसकर पकड़ लेती है। इसके बाद मित्सुरी सभी से कहती है, तुम अब चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम लोगों को इस डीमन से बचाऊंगी। जो हाकुटेन फिर से अपने ट्री ड्रैगन से हमला करता है,
पर मित्सुरी सभी ड्रैगन को एक एक करके काटना शुरू कर देती है। वो तांजीरो, गेन्या और नेजुको से कहती है, मैं इसे कैसे भी करके संभाल लूंगी, तुम लोग जाकर हानटेंगू की मेन बॉडी को ढूंढकर खत्म कर दो। मित्सुरी अपनी दिल की धड़कन और ब्लड को और तेज से पंप करने लगती है, जिससे वो तेजी से सभी ट्री ड्रैगन को एक एक करके काटने लगती है। इसका फायदा उठाकर तांजीरो, नेजुको और गेन्या हानटेंगू की मेन बॉडी को मारने के लिए निकल जाते हैं। जो हाकुटेन उन्हें देख लेता है। उसके बाद से जो हाकुटेन एक ट्री ड्रैगन उनकी तरफ भेजता है, पर मित्सुरी उसे भी काट देती है। मित्सुरी कहती है, मैंने कहा था कि मैं उन्हें बचाऊंगी, मैं तुम्हें उनके पीछे नहीं जाने दे सकती। गेन्या तांजीरो से रियल हानटेंगू का पता लगाने के लिए कहता है। तांजीरो अपनी सूंघने की शक्ति का यूज करके उस पेड़ का पता लगा लेता है जहाँ पर हानटेंगू की रियल बॉडी कैद होती है। तांजीरो सोचता है कि हमें जल्दी से जल्दी हानटेंगू की रियल बॉडी का सर काटना होगा। उधर जो हाकुटेन सोचता है, इस लड़की की स्पीड अचानक से इतनी तेज कैसे हो गई। उसके बाद हमें मित्सुरी की गर्दन पर डीमन स्लेयर मार्क दिखाया जाता है, जिसकी वजह से मित्सुरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जो हाकुटेन सोचता है, क्या ये मार्क पहले से ही मित्सुरी की गर्दन पर था। वो चिंता पर पड़ जाता है और सोचता है, इस लड़की की वजह से मैं अपने ड्रैगन उन लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में ये थक जाएगी, क्योंकि इंसान हमेशा नहीं लड़ सकते हैं, इंसानों की एक लिमिट होती है। मित्सुरी भी सभी डीमंस को काटते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी और तुम कहीं नहीं जाओगे। दूसरी तरफ तांजीरो, नेजुको और गेन्या एक पेड़ तक पहुंच जाते हैं जहां पर हानटेंगू की मेन बॉडी छुपी होती है। वो पेड़ तांजीरो, नेजुको और गेन्या को हवा में ले जाता है, जिसकी वजह से उन्हें पेड़ पर चढ़ने में परेशानी हो रही होती है। इसके अलावा वो अपनी तलवार का भी यूज नहीं कर पाते हैं। इसके बाद गेन्या अपने दांतों से पेड़ को काटने लगता है। ये देखकर तांजीरो चौंक जाता है। तांजीरो गेन्या से कहता है, ऐसा करके तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। हमें आगे गेन्या की पावर बताई जाती है। गेन्या अगर किसी डीमन को खा ले तो थोड़ी देर के लिए गेन्या उस डीमन की पावर को यूज कर सकता है। गेन्या जितने पावरफुल डीमन को खाएगा, गेन्या उतनी ही आसानी से खुद को हील कर पाएगा और उतना ही पावरफुल होता जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि गेन्या पेड़ को बीच में से काट देता है, जिससे पेड़ का ऊपरी हिस्सा जमीन पर गिर जाता है। तांजीरो पेड़ को काटने का ट्राई करता है, पर पेड़ की टहनियां तांजीरो पर हमला करने लगती हैं। इसके बाद नेजुको अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करती है, जिससे पेड़ जलने लगता है। उसके बाद तांजीरो हिनोकामी कागुरा फ्लेम डांस का यूज करता है और उस पेड़ को काट देता है। वो सभी लोग पेड़ के अंदर देखते हैं, पर उन्हें हानटेंगू की मेन बॉडी नहीं दिखाई देती है। वो लोग अपने आसपास देखना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर तांजीरो को रियल हानटेंगू भागता हुआ दिखाई देता है। तांजीरो उसे चिल्लाकर कहता है, तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हो। तुमने जो भी बुरे काम किए हैं, तुम्हें उनकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर दूंगा। रियल हानटेंगू को भागते हुए एक चेहरा दिखता है, जो उससे कहता है, तुमने जो भी किया है तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम एक बहुत बड़े झूठे आदमी हो। रियल हानटेंगू कहता है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है। मैं एक अच्छे स्वभाव का कमजोर और डरपोक इंसान हूँ। किसी को मेरे लिए हमदर्दी नहीं है। ऐसा सोचकर रियल हानटेंगू रोते हुए भागने लगता है। तांजीरो और नेजुको भी उसका पीछा करने लगते हैं। तभी गेन्या पेड़ को उठाकर रियल हानटेंगू की तरफ फेंकता है और कहता है, बहुत सड़ीक है। पर इससे हानटेंगू बच जाता है। नेजुको भी हानटेंगू पर अटैक करती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हानटेंगू तांजीरो, नेजुको और गेन्या से बचकर भाग रहा होता है। गेन्या लगातार अपने आसपास के पेड़ उखाड़कर हानटेंगू पर फेंक रहा होता है, पर हानटेंगू हर एक हमले से बचकर भाग रहा होता है। तभी नेजुको भी अपने नाखून से हानटेंगू पर हमला करती है, पर हानटेंगू उससे भी बच जाता है। गेन्या कहता है कि ये इतना तेज कैसे हो सकता है, इतनी मार खाने के बाद भी इसमें अभी भी जान बाकी है। तांजीरो सोचता है कि हमें जल्दी करनी होगी, सुबह भी होने वाली है। मित्सुरी भी जो हाकुटेन पर बहुत स्ट्रॉन्ग हमले कर रही है, जिससे मित्सुरी जल्दी ही थक जाएगी। अगर सुबह हो गई तो ये डीमन भाग जाएगा। तांजीरो आगे सोचता है कि हमें थोड़ी जल्दी करनी होगी, ऐसे तो ये डरपोक हमेशा भागता ही रहेगा। हम किसी भी हालात में इसे जीतने नहीं दे सकते। सभी लोग रियल हानटेंगू के पीछे भाग रहे होते हैं, पर भागते हुए अचानक तांजीरो के पैर में मोच आ जाती है। तांजीरो सोचता है कि मेरे पैर में मोच नहीं आई होती तो मैं इसे आसानी से पकड़ लेता। तांजीरो को जेनित्सु की कही हुई बात याद आती है, जहाँ पर जेनित्सु कहता है कि मेरे सेंसे ने बताया था कि थंडर ब्रीदिंग में हम अपना सारा फोकस अपने पैरों की मसल पर रखते हैं।
अगर हम अपना फोकस किसी भी मसल पर रखें तो उसकी पावर को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद तांजीरो अपना फोकस अपने पैरों की मसल्स पर रखता है और हवा को चीरते हुए हानटेंगू की मेन बॉडी पर पहुंच जाता है। तांजीरो अपनी पूरी ताकत से हानटेंगू की गर्दन पर हमला करता है। इस हमले से रियल हानटेंगू की गर्दन धीरे धीरे कट रही होती है। वो तांजीरो की तरफ रोते हुए देखता है और कहता है, क्या तुम्हें मेरे लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है? उसके बाद हानटेंगू अपने एक और नई फॉर्म में आ जाता है जिसमें वो बड़ा हो जाता है। इस फॉर्म में हानटेंगू बाकी सभी डीमन से बहुत बड़ा होता है। वो तांजीरो से कहता है, तुम कमजोर को मत सुखाओ, और तांजीरो की गर्दन को पकड़ लेता है और गर्दन को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तांजीरो बड़े हानटेंगू के हमले की वजह से बेहोश होने लगता है, पर तभी वहां पर गैन्या आकर तांजीरो को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर बड़ा हानटेंगू की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि गैन्या तांजीरो को नहीं छुड़ा पाता। उसके बाद बड़ा हानटेंगू गैन्या पर सोनिक स्क्रीम अटैक करता है। तभी नेजुको बड़े हानटेंगू पर अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करती है, जिससे बड़ा हानटेंगू जलने लगता है। उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। इस चीज का फायदा उठाकर गैन्या बड़े हानटेंगू के दोनों हाथ तोड़ देता है, पर नेजुको के ब्लड डीमन आर्ट की वजह से गैन्या भी जलने लगता है, क्योंकि उसने भी डीमन को खाया था। तांजीरो वापस से बड़े हानटेंगू की गर्दन को काटने की कोशिश करता है, पर बड़ा हानटेंगू तांजीरो से बचने के लिए पीछे की तरफ भागता है और पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। उसके साथ तांजीरो भी होता है। नेजुको भी तांजीरो के पीछे उस पहाड़ी से कूद जाती है। गैन्या के जलने की वजह से गैन्या की डीमन पावर भी खत्म हो जाती है। हम आगे देखते हैं कि बड़ा हानटेंगू पहाड़ी से नीचे गिरने के बाद खड़ा हो जाता है। उसके दोनों हाथों से खून बह रहा होता है। उसकी गर्दन पर तांजीरो की तलवार फंसी हुई होती है। वो खुद को बहुत धीरे धीरे हील कर पाता है, क्योंकि जो हाकुटेन मित्सुरी से लड़ते हुए बहुत ज्यादा पावर यूज कर रहा होता है। बड़ा हानटेंगू सोचता है, मुझे खुद की पावर को बढ़ाने के लिए इंसानों को खाना होगा। उसके बाद उसे पास में कुछ इंसान दिखते हैं और वो उनकी तरफ जाने लगता है। हम आगे देखते हैं कि तांजीरो पहाड़ी से गिरकर एक पेड़ की टहनी पर लटका होता है। वो बड़े हानटेंगू को गुस्से में रुकने के लिए कहता है। तांजीरो कहता है, अगर तुम पाताल के छोर पर भी छुप जाओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हारी गर्दन को काट दूंगा। जिसको सुनकर बड़ा हानटेंगू डर जाता है और इंसानों की तरफ तेजी से भागता है। बड़े हानटेंगू को पास में ही कुछ तलवार बनाने वाले दिख जाते हैं। बड़ा हानटेंगू सोचता है कि पहले मैं इन इंसानों को खाकर अपनी पावर बढ़ाऊंगा, फिर मैं इन लोगों को बड़ी आसानी से मार दूंगा। बड़े हानटेंगू को देखकर वो तलवार बनाने वाले उनसे दूर भाग जाते हैं। बड़ा हानटेंगू भी तेजी से उनको खाने के लिए उनकी तरफ भागता है। तांजीरो भी टहनी से उतर जाता है। वो देखता है कि नेजुको जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। उसके बाद तांजीरो वापस से एक और बार जेनित्सु की बताई हुई टेक्निक यूज करने की सोच रहा होता है। तभी उसे मुइचिरो की आवाज सुनाई देती है। तांजीरो अपने आसपास देखता है। उसे पहाड़ी पर मुइचिरो दिखाई देता है। तभी तांजीरो के सामने एक तलवार आकर गिरती है। हमें दिखाया जाता है कि ये तलवार मुइचिरो ने तांजीरो की तरफ फेंकी होती है। मुइचिरो तांजीरो को ये तलवार यूज करने के लिए कहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हागे नेजुका पीछे से आकर मुइचिरो को पकड़ लेता है और उससे अपनी तलवार वापस मांगता है। हागे नेजुका गुस्से में कहता है, इस तलवार को यूज मत करो, ये अभी किनारों से ही तेज हुई है। मुइचिरो तांजीरो से कहता है, जल्दी करो, सुबह होने वाली है, वरना ये डीमन सारे भाग जाएंगे। तभी हागे नेजुका गुस्से में मुइचिरो को मारने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तांजीरो वो तलवार उठा लेता है, पर मुइचिरो ग्योको के जहर की वजह से जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर कानामोरी और कोटेत्सु दोनों डर जाते हैं। मुइचिरो पूरी डीमन स्लेयर कॉर्प को याद करते हुए सोचता है कि इस तलवार में सभी लोगों की उम्मीदें छुपी हुई हैं। हम देखते हैं कि तांजीरो फिर से जेनित्सु की टेक्निक का यूज करके हवा को चीरते हुए बड़े हानटेंगू तक पहुंच जाता है और तांजीरो की तलवार भी जलने लगती है। इस बार तांजीरो को नेजुको के ब्लड डीमन आर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद तांजीरो डांस फ्लैश अटैक का यूज करता है और बड़े हानटेंगू की गर्दन को काट देता है। हमें आगे दिखाया जाता है कि सुबह होने वाली होती है और ये लोग एक खुले मैदान में लड़ रहे होते हैं। तांजीरो को नेजुको की चिंता होने लगती है कि धूप कहीं सीधा नेजुको पर ना पड़ जाए, इसीलिए तांजीरो नेजुको को छुपने के लिए कहती है, पर तांजीरो चोट की वजह से कुछ बोल नहीं पाता है। नेजुको भी सीधा तांजीरो की तरफ ही आने लगती है। तांजीरो को कुछ समझ नहीं आता है। नेजुको तांजीरो को पीछे देखने के लिए कहती है। जैसे ही तांजीरो पीछे मुड़कर देखता है तो वो चौंक जाता है। हम देखते हैं कि बड़े हानटेंगू की बॉडी बिना सर के इंसानों को खाने के लिए पीछे भाग रही होती है।
तांजीरो जैसे ही बड़े हानटेंगू के कटे हुए सर को देखता है उसे पता चलता है कि इसके जीप पर नाराजगी लिखा हुआ है, जबकि हानटेंगू की रियल बॉडी के जीप पर डर लिखा हुआ था। इससे तांजीरो समझ जाता है कि ये हानटेंगू की असली बॉडी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी नेजुको पर पड़ने लगती है, जिससे नेजुको की बॉडी जलने लगती है। तांजीरो नेजुको को जाकर पूरा कवर कर लेता है और उससे उसकी बॉडी को छोटा करने के लिए भी कहता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि बड़े हानटेंगू की बॉडी इंसानों के पास पहुंच जाती है। तांजीरो अब आगे सोच नहीं पा रहा होता है कि वो जाकर बड़े हानटेंगू को मारे या फिर नेजुको को बचाए। तभी तांजीरो गेन्या और मुइचिरो से हेल्प मांगने के लिए सोचता है, पर गेन्या और मुइचिरो पहाड़ पर होते हैं और उनकी हालत भी बहुत खराब होती है। तांजीरो सोचता है कि धूप का असर हानटेंगू पर भी होगा, पर अगर हानटेंगू ने मरने से पहले इंसान को खा लिया तो क्या होगा। तांजीरो फैसला नहीं कर पा रहा होता है कि वो नेजुको की रक्षा करे या डीमन को मारे। तभी नेजुको तांजीरो को बड़े हानटेंगू की बॉडी की तरफ फेंक देती है और खुद जलने लगती है। तांजीरो ये देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और कुछ सेकंड्स में उसे नेजुको की यादें आने लगती हैं। पर जल्दी ही तांजीरो अपने आप को संभाल लेता है और डीमन को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। तांजीरो हानटेंगू की बॉडी को स्मेल करता है और सोचता है कि ये डीमन कहीं आसपास ही है। उसके बाद तांजीरो हानटेंगू के बॉडी के साइज, कलर और उसकी स्मेल से पता लगा लेता है कि असली बॉडी बड़े हानटेंगू की बॉडी के अंदर ही है। तांजीरो थोड़ा और फोकस करता है, जिसकी वजह से तांजीरो बड़े हानटेंगू की बॉडी के अंदर देखने में कामयाब हो जाता है। हम आगे देखते हैं कि हानटेंगू की असली बॉडी बड़े हानटेंगू के असली बॉडी के दिल के अंदर छुपी हुई होती है। तभी बड़ा हानटेंगू इंसानों को पकड़ लेता है, पर तांजीरो बड़े हानटेंगू के बॉडी के पास जाकर उससे कहता है कि अब समय आ गया है कि तुम अपने पापों का हिसाब करो, और बड़े हानटेंगू की बॉडी को काट देता है। आगे बड़े हानटेंगू की बॉडी से रियल हानटेंगू निकलकर सामने आ जाता है। इसके बाद तांजीरो अपनी तलवार से उसकी गर्दन पर हमला कर देता है। अगले सीन में हमें हानटेंगू का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर इंसान हानटेंगू पर चोरी का इल्जाम लगाता है। वो कहता है कि उस इंसान ने हमारे अंधे होने के बाद भी हम लोगों पर दया दिखाई, उसके बाद भी तुमने उसके यहाँ पर चोरी करी। मैं कोर्ट जा रहा हूँ, तुम्हारी शिकायत करूंगा। हानटेंगू कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरे हाथों ने किया है। उसके बाद हानटेंगू उस इंसान को मार देता है। अगले सीन में हमें कोर्ट में बताया जाता है कि हानटेंगू अंधा होने का नाटक कर रहा था और उसने कई सारे लोगों को मारा है। इसके बाद हानटेंगू को मौत की सजा सुनाई जाती है। पहले दिन हानटेंगू के हाथ काट दिए जाते हैं, अगले दिन हानटेंगू का सर काटा जाना होता है, पर वहाँ पर मूजन आकर हानटेंगू को एक डीमन में बदल देता है। हानटेंगू के डीमन बनने के बाद हानटेंगू उस जज को मारने के लिए जाता है जिसने उसे मौत की सजा सुनाई थी। जज हानटेंगू से कहता है, तुम भले ही मुझे आज मार दो, पर एक दिन तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। हानटेंगू अपने पास्ट को याद करते हुए सोचता है, क्या ये मेरा पास्ट था जब मैं एक इंसान था। तभी तांजीरो बड़े हानटेंगू की बॉडी को काटते हुए हानटेंगू की गर्दन को भी काट देता है। जैसे ही धूप हानटेंगू और बड़े हानटेंगू पर पड़ती है, वो दोनों राख में बदल जाते हैं, जिससे हानटेंगू मारा जाता है। इसके बाद तांजीरो जमीन पर बैठकर रोने लगता है और कहता है, हम जीत गए, पर हमने नेजुको को खो दिया है। सूरज की रोशनी की वजह से अब तो नेजुको की हड्डियां भी नहीं बची होंगी। पर हम देखते हैं कि नेजुको बच जाती है। वहाँ पर खड़े हुए तलवार बनाने वाले तांजीरो से कहते हैं कि पीछे मुड़कर देखो। तांजीरो जब पीछे मुड़कर देखता है तो नेजुको एकदम सही सलामत होती है। नेजुको अटक अटक कर तांजीरो को गुड मॉर्निंग कहती है। तांजीरो खुद चल नहीं पा रहा होता है। सभी तलवार बनाने वाले तांजीरो को नेजुको के पास ले जाते हैं। तांजीरो नेजुको को धूप में जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद तांजीरो नेजुको के गले लगकर रोने लगता है और कहता है, शुक्र है कि तुम ठीक हो। जिस पर नेजुको रुक रुक कर बस यही कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। तांजीरो को रोता हुआ देखकर उसके आसपास खड़े तलवार बनाने वाले भी रोने लगते हैं। गेन्ना भी पहाड़ी से नीचे आ जाता है। वो तांजीरो और नेजुको को सही देखकर खुश हो जाता है, पर तभी तांजीरो बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग थोड़ा डर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्सुरी जो हाकुटेन से लगातार लड़ते हुए थक जाती है और हार मान लेती है। हमें दिखाया जाता है कि एक ट्री ड्रैगन मित्सुरी को खा जाता है, पर तभी जो हाकुटेन और सभी ट्री ड्रैगन राख में बदलने लगते हैं, जिससे मित्सुरी समझ जाती है कि तांजीरो और बाकी सभी लोगों ने मेन हानटेंगू को मार दिया है। अगले सीन में हमें एक घर दिखाया जाता है जहां पर मूजान एक बच्चे के रूप में रहता है। मूजान अपने कमरे की सारी किताबें यहाँ वहाँ पर बिखेर देता है। तभी उस घर की लेडी वहाँ आ जाती है और मूजान से कहती है, तुम अपनी रिसर्च में बहुत ज्यादा बिजी हो,
क्या तुम्हें कोई किताब नहीं मिल रही है? क्या उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प करूं? पर उससे पहले तुम थोड़ा सा नाश्ता कर लो। मूजान उस लेडी की कही हुई बातों को अनसुना कर देता है और अपने ही धुन में खोया रहता है। वो कहता है, आखिर कोई ऐसा डीमन है जो सूरज की रोशनी में जिंदा रह सकता है और हांडेंगू को शाबाशी देता है। इसके बाद उस घर की लेडी कुछ कह पाती उससे पहले मूजान उस लेडी का सर काट देता है। ये देखकर उस घर की नौकरानी बहुत ज्यादा डर जाती है। मूजान आगे कहता है, मुझे अब ब्लू स्पड लिली की कोई जरूरत नहीं है। वो धीरे धीरे अपने असली रूप में बदलने लगता है। मूजान कहता है, मैंने 1000 सालों में कितने ही डीमंस बनाए हैं, पर 12 किजुकी में से कोई भी ऐसा डीमन नहीं हुआ जो सूरज की रोशनी को झेल सके। जैसे ही मैं उस लड़की को खा लूंगा, मैं भी धूप की रोशनी में निकल पाऊंगा। मूजान के असली रूप देखकर नौकरानी चिल्लाने लगती है, पर मूजान उसे भी मार देता है। इसके बाद हमें मूजान का पास्ट दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि 1000 साल पहले मूजान को डीमन एक डॉक्टर ने बनाया था। मूजान को बचपन से ही एक बीमारी थी जिसकी वजह से 20 साल के होने से पहले मूजान मारा जाता। वो डॉक्टर मूजान की उम्र को बढ़ाने के लिए खूब मेहनत करता है और एक दवाई तैयार भी करता है। मूजान सोचता है कि मैं कितना भी इलाज करवा लूं, मेरी हालत में कोई सुधार नहीं होने वाला। और एक दिन मूजान को अपनी हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस डॉक्टर को मार देता है। कुछ समय बाद मूजान को अपनी हालत थोड़ी सी अच्छी लगती है, उसमें सुधार देखने को मिलता है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग महसूस भी करता है। पर मूजान सूरज की रोशनी में नहीं जा सकता। मूजान को लगता है कि अगर वो सूरज की रोशनी में निकलेगा तो वो मारा जाएगा। मूजान उसके बाद अपनी पावर का यूज करके लोगों को मारकर खाने लगता है। उसे इंसानी खून की तलब भी लगने लगती है, पर मूजान सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकता। ये बात उसे बहुत ज्यादा परेशान भी करती है, जिसके बाद से मूजान सूरज की रोशनी में जाने के लिए दवाई ढूंढने लगा। मूजान को डॉक्टर की किताब से पता चलता है कि ब्लू स्पड लिली फूलों से एक दवाई बनाई जा सकती है, पर मूजान को उस फूलों के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ये पता था कि वो कहाँ उगता है। इसके बारे में केवल उस डॉक्टर को पता था। इसके बाद मूजान ने खुद को अमर बनाने के लिए ब्लू स्पड लिली की खोज करना शुरू कर दिया था और लोगों को इस उम्मीद में डीमन बनाया कि एक दिन शायद कोई डीमन धूप में जिंदा रह सकता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। मूजान को अभी तक ब्लू स्पड लिली नहीं मिला था, पर अब मूजान को उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नेजुको एक ऐसी डीमन थी जो धूप में जिंदा रह सकती थी, जिसके बाद मूजान हमेशा के लिए अमर हो जाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि तांजीरो, नेजुको, गेन्या और मुइचिरो सभी लोग मिल जाते हैं। तांजीरो को होश आ जाता है। मुइचिरो तांजीरो से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर तांजीरो हाँ कहता है। उसके बाद तांजीरो मुइचिरो को तलवार के लिए शुक्रिया कहता है। मुइचिरो भी तांजीरो को शुक्रिया कहता है, पर तांजीरो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद मुइचिरो तांजीरो से नेजुको के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पर हागे नेजुका आ जाता है। हागे नेजुका बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। हागे नेजुका तांजीरो से उसकी तलवार के बारे में पूछता है और कहता है, मुझे पता है कि तुमने जरूर तलवार को फिर से तोड़ दिया होगा। जिस पर तांजीरो उसे मना कर देता है, पर हागे नेजुका तांजीरो की एक भी नहीं सुनता। उसके बाद तांजीरो और नेजुको दोनों हागे नेजुका से बचकर भागने लगते हैं और हागे नेजुका भी उनके पीछे भागने लगता है। उसके बाद वहाँ पर मित्सुरी आ जाती है। वो रोते हुए सभी लोगों को गले लगा लेती है और कहती है, हम जीत गए, ये अच्छी बात है कि हम सभी लोग जिंदा हैं। जैसे ही मित्सुरी नेजुको को बोलता हुआ देखती है तो वो नेजुको को गला लगा लेती है। तांजीरो कहता है, मुझे नहीं पता कि नेजुको अब इंसान में बदल गई है या नहीं है। इसके दांत और नाखून अभी भी डीमन जैसे ही है। उसके बाद सभी लोग खुश होते हैं और रोने लगते हैं। अगली सीन में हमें तमायो दिखाई जाती है। तमायो तांजीरो को एक खत लिखती है जिसमें वो कहती है कि तांजीरो ने जो 12 किजुकी डीमन का ब्लड भेजा था, उसकी और नेजुको के ब्लड से उन्हें बहुत हेल्प मिली है। जब तांजीरो पहली बार मूजान से मिला था तब मूजान ने एक लड़के को डीमन में बदल दिया था। हमने उस लड़के को वापस से इंसान में बदल दिया है। नेजुको के ब्लड की वजह से अब वो लड़का मूजान के कंट्रोल से पूरी तरीके से बाहर है, पर उसे अभी भी थोड़े इंसानी खून की जरूरत पड़ेगी। वो आगे कहती है, नेजुको के ब्लड सेल्स थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होते रहते हैं। ये बहुत ही अजीब है। मैं हमेशा से सोच रही थी कि नेजुको वापस से इंसान में क्यों नहीं बदल रही है और अब तक बड़ी क्यों नहीं हुई है। नेजुको ने अपने दिमाग में खुद को छोड़कर किसी दूसरी चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी हुई है, जिसकी वजह से नेजुको अभी तक वैसी ही है। इसके बाद तमायो अपनी बिल्ली चाचा मारू को बुलाती है और उस खत को अपनी बिल्ली के बॉक्स में रखकर तांजीरो के पास जाने के लिए रवाना कर देती है। हमें आगे बताया जाता है कि तमायो खत में लिखती है कि ये केवल एक थ्योरी है, पर शायद नेजुको भविष्य में सूरज की रोशनी में जिंदा रह सकेगी।
इसके बाद वापस से स्वॉर्ड स्मिथ विलेज की तरफ आते हैं। सभी लोग अपने टूटे हुए घर को ठीक कर रहे होते हैं। यहाँ पर गांव का मुखिया तांजीरो को उन सभी को बचाने के लिए शुक्रिया कहता है, पर तांजीरो कहता है ये सब मैंने अकेले नहीं किया है, इसमें सभी लोगों ने मेरी मदद की है। तभी वहाँ पर हागे नेजुका आ जाता है। वो शुरुआत में तांजीरो को तलवार यूज करने के लिए बुरा भला कहता है, पर उसके बाद तांजीरो हागे नेजुका को उसकी तलवार बनाने के लिए शुक्रिया कहता है, जिस पर हागे नेजुका मान जाता है और तांजीरो से बटरफ्लाई मैंशन में उसकी नई तलवार का इंतजार करने के लिए कहता है। इसके बाद जैसे ही तांजीरो वहां से जाने लगता है, सभी तलवार बनाने वाले तांजीरो को उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहते हैं। ये देखकर तांजीरो खुश हो जाता है। तांजीरो को लेकर जाने वाली काकुशी तांजीरो से कहती है, जब हम गांव से बाहर निकल जाएंगे तब मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी और नोज प्लग लगा दूंगी। उसके बाद तांजीरो वहां से निकल जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड और सीजन 3 दोनों खत्म हो जाते हैं।